Hello everyone, welcome to Magnet Brains. I'm Vanya Naren, your EduKO, that is International GK Olympiad Educationals for grade 9th. As you can see over here, आज का जो हमारा टॉपिक है, हमने पहले किया हुआ है ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स या बिगिनिंग ऑफ द यूनिवर्स हमने पढ़ी है। अब उसी में हम आगे पढ़ने वाले हैं। अब हम अर्थ पे आ चुके हैं एक्चुअली। उसमें अगर आपने देखा था तो ओरिजिन ऑफ अर्थ हमने पढ़ा था। उसके आगे अब हम थोड़ा सा बढ़ाने वाले हैं इस स्टोरी को। बायोलॉजिकल एवोल्यूशन वगैरह हमने पढ़ लिया था। अभी हम पढ़ने वाले हैं नेचुरल फिनोमिनन्स। ठीक है, नेचुरल फिनोमिनन्स जो कि अर्थ के सर्फेस पे होते हैं, मतलब जिसमें आप डिस्कशन कर सकते हैं किसके ऊपर। इसमें आप रॉक फॉर्मेशन कैसे हो सकती है ये बात की जा सकती है। इसमें हम बात करेंगे वोल्केनिक इरप्शंस कैसे होते हैं, या जो भी नेचुरल फॉर्मेशन होते हैं या नेचुरल फिनोमिनन होते हैं अर्थ के ऊपर सर्फेस पे, हम वो सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं एट लेंथ। ठीक है, अब एक और बात मैं आपको बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको मालूम है एक ऐसा चैनल है जहां पे आपको पढ़ाई करने के लिए कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना होता, कोई फीस नहीं देनी होती, कोई कूपन अप्लाई नहीं करना होता, नथिंग लाइक दैट। आपको मिलती है 100% क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं होता कि आपको 2 चैप्टर पढ़ाए जाते हैं और उसके बाद बोला जाता है कि अब आपको कोई फला आप कूपन अप्लाई कीजिए तो आप आगे का देख पाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, पूरी पढ़ाई होगी। और इसमें हमें एक चीज़ समझनी है कि हम IGKO के हिसाब से जो हमारा सिलेबस है, हम ऑलरेडी उसको पूरा का पूरा, अगर आप देखेंगे जाके जो हमारी लिस्ट है उसमें आप देखेंगे कि हम ऑलरेडी सब टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। ये एडिशनल चीज़ें हैं जो हम कर रहे हैं, जो कि हमें लगता है कि इसमें से क्वेश्चंस बन सकते हैं। राइट, तो आपको चीज़ें समझनी है कि जब नेचुरल फिनोमिनन्स की मैं बात कर रही हूँ तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं नेचुरल फिनोमिनन्स क्या, मतलब आपको मालूम है बिजली कड़क रही है तो वो भी नेचुरल फिनोमिनन है, रेनबो अगर फॉर्म हो रहा है वो भी नेचुरल फिनोमिनन है, पानी जो बह रहा है झरनों में या नदियों में वो भी एक नेचुरल फिनोमिना है। ठीक है, आपको मालूम है अगर आप बात कर रहे हैं नॉर्दर्न लाइट्स की तो वो भी एक नेचुरल फिनोमिना है। राइट, तो वी आर गोइंग टू डिस्कस डिफरेंट थिंग्स थ्रू अ वीडियो। और आपको जो भी है, आपको जैसे मैंने कहा कि आप शुरुआत में क्या करना है, आपको सिर्फ आप सुनते चलिए और फिर आप उसको बाद में आप चाहें तो आप दोबारा सुन सकते हैं और उस टाइम पे आप नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, नाउ सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, जो सबसे पहले जो शुरुआत करने की बात कर रहे हैं, हम कर रहे हैं रॉक से। ठीक है, रॉक्स मतलब क्या, आप जानते हैं कि जब हमने बात की थी तो आपको एक बेसिक, जब मैंने आपको इंडियन ज्योग्राफी भी पढ़ाई थी उसमें भी मैंने आपको ये चीज़ें बताई थी रॉक्स के बारे में। और कुछ चीज़ें हमने जब ओरिजिन ऑफ अर्थ पढ़ा था तब भी हम समझ सकते हैं कि रॉक फॉर्मेशन जो होती है क्या होती है, बेसिकली एग्रीगेट होते हैं मिनरल्स के। ठीक है, रॉक्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, आर एग्रीगेट ऑफ मिनरल्स। मिनरल क्या होता है, इनऑर्गेनिक होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। ठीक है, अब इसमें एटम किस तरह से फॉर्म हो रहे हैं, कितने क्लोज बाउंडेड हैं, कितना उसका जो डेंसिटी है उनकी क्या है, ये डिपेंड करेगा कि आप किस तरह की रॉक फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर आप रेगुलर रिपीटिंग सीरीज ऑफ मॉलिक्यूल दैट अल्टीमेटली डिटरमिन्स इट्स फॉर्म्स। ठीक है, तो आपको क्या पता चल रहा है कि क्रिस्टलाइन इनऑर्गेनिक सॉलिड्स होते हैं। और इट मीन्स कि अगर आप बात कर रहे हैं रेगुलर रिपीटिंग सीरीज की ऑफ मॉलिक्यूल दैट अल्टीमेटली डिटरमिन्स इट्स फॉर्म्स। अब क्वार्ट्ज की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, क्वार्ट्ज जो है वो एग्जाम्पल है ऑफ अ वेरी कॉमन मिनरल, बहुत कॉमन मिनरल का एक एग्जाम्पल है। इसमें अगर हम बात करते हैं हेलीट की, कॉमनली नोन एज टेबल सॉल्ट। ठीक है, अब इसमें आपको क्या मतलब समझ में आ रहा है, जब आप पर्टिकुलर मिनरल की बात कर रहे हैं, वेरी लार्ज क्वांटिटीज ऑफ अ पर्टिकुलर मिनरल एंड इवन वेरी लार्ज सिंगल क्रिस्टल ऑफ मिनरल, यू कैन हैव गेट मोर देन वन मिनरल टुगेदर दो यू हैव गॉट अ रॉक। ठीक है, तो आपको क्या बात हो रही है, जब आप मिनरल्स को आप कितना, मैंने जैसे कहा कि वो कितने टाइट उसमें हैं, कितनी उनकी जो मॉलिक्यूल बॉन्डिंग है वो कितनी टाइट है, मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग कितनी टाइट है और उनकी डेंसिटी कितनी टाइट है, ये डिपेंड करता है। एंड ऑफ कोर्स आप जब बात कर रहे हैं हेलीट की, जो कि कॉमन नोन मिनरल के तौर पे आप टेबल सॉल्ट के नाम पे जिसको आप जानते हैं, यू कैन हैव लार्ज क्वांटिटी ऑफ पर्टिकुलर मिनरल। लेकिन आप जब बात करते हैं लार्ज सिंगल क्रिस्टलाइन ऑफ मिनरल पर, आप बात करें कि 2 मिनरल या 2 से अधिक मिनरल को जब आप साथ में लाते हैं, देन यू गेट अ रॉक। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं, इसमें मैंने आपको जब हमने लिथोस्फीयर पढ़ा था, ठीक है, बायोस्फीयर जब मैंने आपको पढ़ाया था तब मैंने आपको ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स में हमने लिथोस्फीयर के ऊपर बात की थी, जो कि अर्थ की सरफेस के ऊपर की बात करता है। हमने हाइड्रोस्फीयर की बात की थी, हमने एटमॉस्फेयर की बात की थी, हमने क्रायोस्फीयर की बात की थी। तो ये सब चीज़ें आपको पता है। राइट, अब जाहिर सी बात है जब हम रॉक की बात कर रहे हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर मतलब जो अर्थ के ऊपर का जो सरफेस है उसका जब हम बात करते हैं तो वो लिथोस्फीयर के अंदर आती हैं। ठीक है, और ये वहाँ पे फॉर्म होती हैं और रिफॉर्म होती हैं, दोनों प्रोसेस जो है इसके साइक्लिक ऑर्डर में चलते हैं। ठीक है, अब डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ रॉक द प्रोसेस थ्रू विच दे आर क्रिएटेड वेरीज। अब इसमें डिपेंड करता है किस तरह की रॉक्स हैं, अलग अलग तरह की रॉक्स होती हैं। आपको मालूम होगा इग्नियस रॉक होती है, सेडिमेंट्री होती है, मेटामॉर्फ रॉक होती है ना, और इसमें मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं, इसमें बसाल्ट रॉक्स वगैरह भी आती हैं। लेकिन अगर हम 3 प्रकार की बात करते हैं, इग्नियस की, सेडिमेंट्स की या मेटामॉर्फिक की, तो उनमें कुछ उनकी खासियत होती है अलग अलग तरह की, वो हम जनरली बात कर लेते हैं। जैसे आप यहाँ पे लिखा हुआ है इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक, और हर रॉक की अपना एक डिफरेंट ओरिजिन होता है। इग्नियस की जब हम बात करते हैं,
सिंपल सी बात अगर मैं करूँ आपसे इग्नियस की, ठीक है, इग्नियस कैसे बनता है? इग्नियस नॉर्मली बनती है मैग्मा फ्लो से। मैग्मा फ्लो क्या समझे आप? जब अर्थ की सर्फेस पे वोल्केनिक इरप्शन होता है और अंदर जो जितना जिसको आप कहते हैं लावा जो है वो फूट के बाहर आता है, ठीक है, तो क्या फॉर्म होता है? तो फॉर्म होती है इग्नियस रॉक्स। वो जो सॉलिडिफाई हो जाता है जब बाहर जो लावा आता है और वो रॉक का फॉर्म ले लेता है तो उसको हम बोलते हैं इग्नियस रॉक्स, ठीक है, इग्नियस रॉक्स। इसके बाद जब हम बात करते हैं सेडिमेंट्री की, ठीक है, अब एक और बात मान लीजिए, सेडिमेंट्री में जब मैं बात करती हूँ तो बेसिकली नाम से जैसे समझ में आ रहा है सेडिमेंट्स, इसका मतलब होता है सेडिमेंट्स का इकट्ठा होते जाना। मतलब ये कैसे होता है? लिथिफिकेशन ऑफ सेडिमेंट्स, लिथिफिकेशन ऑफ सेडिमेंट्स, ठीक है। अब इसमें आप कह सकते हैं कि ये जो लेयर है ये परत दर परत जो है वो बनती जाती है, ठीक है, परत दर परत, मतलब कई सारी परतें होंगी, हजारों परतें होंगी इसके अंदर, तब जाके वो सेडिमेंट्स बनती हैं। और इसी वजह से सेडिमेंट्री रॉक फॉर्मेशन में ही आप कह सकते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल पाया जाता है, या फिर आप कह सकते हैं कि फॉसिल्स वगैरह अगर आप बात करते हैं तो ज़्यादातर आपको सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलती हैं, ठीक है। इसके बाद जब हम मेटामॉर्फिक की बात कर रहे हैं तो हमें नाम से ही क्लियर हो रहा है कि मेटामॉर्फिक मीन्स समथिंग दैट हैज़ गॉन थ्रू मेटामॉर्फोसिस, है ना। मेटामॉर्फिक मतलब क्या? मेटामॉर्फिक का मतलब होता है जिसने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, अगर आप बात करते हैं बहुत लंबे टाइम तक, जिससे अगर आप बात करते हैं कि उसने क्या किया है, बहुत हाई प्रेशर, हाई डेंसिटी, हाई टेम्परेचर झेला है, इंड्योर किया है ड्यूरस में, और उसने अपना फॉर्म जो है वो मेटामॉर्फ होके वो दूसरी तीसरी तरह की रॉक बन गई है। तो सेडिमेंट्री या इग्नियस फॉर्म ऑफ रॉक्स भी जो हैं वो मेटामॉर्फिक रॉक्स में तब्दील हो जाती हैं ओवर द ईयर्स ऑफ इंड्योरिंग हाई प्रेशर एंड हाई हीट, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। जैसे हम इसमें यहाँ पे बात करते हैं तो ये जो थ्योरीज अगर आप बात करते हैं तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ थ्योरीज अगर या कॉन्टिनेंटल प्लेट की जो थ्योरी है वो भी आपको यहाँ पे क्लियर हो रही होगी, समझ में आएगी। अब इसमें एक और मैं बात बता दूँ आपको, जब मेटामॉर्फिक की हम बात करते हैं तो उसका बेस्ट एग्जाम्पल अगर मुझे मेरे दिमाग में आता है तो यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ प्रेशर, ठीक है, इतना ज़्यादा हम लिखने की जगह नहीं है, आगे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ड्यू टू प्रेशर इसका जो फॉर्म है वो चेंज हो जाता है, ऑलराइट, ड्यू टू प्रेशर इसका फॉर्म चेंज हो जाता है। और अगर आप बात करते हैं सबसे अच्छा एग्जांपल अगर आप मेटामॉर्फिक की बात करेंगे तो आप मान लीजिए मार्बल एक बहुत अच्छा एग्जांपल होता है मेटामॉर्फिक का, ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक का बहुत अच्छा एग्जांपल, फिक रॉक का बहुत अच्छा एग्जांपल जो होता है, आप इसका एग्जांपल के तौर पे आप इसको मान लीजिए, एक एक एग्जांपल लिख रही हूँ मैं। यहाँ पे आप मार्बल मान लीजिए, यहाँ पे अगर आप सेडिमेंट्री की बात कर रहे हैं तो सेडिमेंट्री में आपको सबसे अच्छा एग्जांपल जो मेरे दिमाग में आता है वो ये है कि आपने ग्रैंड कैनियन की फ़ोटो देखी है, यूएस के ग्रैंड कैनियन की, अगर आपने देखी है तो वहाँ पर अगर आप देखिए वो सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है। अगर आप गए हैं तो नथिंग लाइक दैट, लेकिन अगर आपने फ़ोटो भी देखी है तो आप उनको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से वो कटे हुए हैं, है ना। वो जो आपको लेयरिंग है वो आपको हज़ारों जो लेयरिंग दिखाई देती है, बिल्कुल कट जो है वो पत्थरों में आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आता है और आपको समझ में आता है कि सॉलिडिफाई हो गए हैं ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स, ठीक है। तो वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है अगर आप कैनियन देखेंगे, अमेरिकन कैनियन अगर आप देखेंगे तो, ठीक है। और इसमें अगर आप बात करते हैं इग्नियस की तो ग्रेनाइट इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। वैसे कैनियन इसमें अगर आप देखेंगे तो सैंडस्टोन इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। आपको कैनियन तो मैंने जगह लिख दी, ग्रैंड कैनियन ऑफ अमेरिका अगर आप बात करें, लेकिन सैंडस्टोन इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। मार्बल जो मेटामॉर्फिक का है, ग्रेनाइट इग्नियस का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। इसके बाद अपन नेक्स्ट पे आते हैं। ये चीज़ आपको अगर क्लियर हो गई हो तो अपन नेक्स्ट पे आएँ और नेक्स्ट पे अपन बात करेंगे कि इग्नियस रॉक्स कैसे फॉर्म हुई। अब इग्नियस रॉक्स कैसे फॉर्म हुई ये तो मैंने आपको बता दिया कि मैग्मा जो है जब बहुत हीटेड गर्म मैग्मा जो है वो बाहर निकल के आया, कहाँ से, लावा में से फूटा, तो क्या हुआ, उसने सॉलिडिफाई फॉर्म लिया और वो क्या हो गया, फाइनली ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स वो जमा हो गया, सॉलिडिफाई हो गया और वो रॉक बन गई। अब इसमें एक और चीज़ समझो, है ना, इसमें जैसे अगर आप ये मान लेते हैं, ये बना दिया मैंने, ये आपने बना दिया क्या, आपने कोई वॉल्केनिक माउंटेन बना दिया, ठीक है। अब इसमें अगर आप बात करते हैं तो जैसे आप ये मान लो, ठीक है, यहाँ पे पूरा लावा है, ठीक है, ये लावा जो है ये फूटते ये ऊपर गया, ठीक है, और ये निकला, ये पूरा लावा निकला आपका, ठीक है। तो ये लावा जब यहाँ पे गिरा तो जाहिर सी बात है कि ये लावा नीचे ज़मीन पे गिरा, ठीक है। लावा जब ज़मीन पे गिरा, यहाँ पे गिरा, है ना, इसके बीच में गिरा, तो क्या हुआ, यहाँ पे इसको कलर चेंज कर देते हैं, समझ में नहीं आ रहा होगा, ओ ठीक है, ये आप मान लो ये पहाड़ है, ठीक है, ये पहाड़ है,
अब समझ में आ रहा है? ठीक है, ये पहाड़ है, इसके अंदर से ये लावा जो है निकल रहा है। ये लावा जो है फूट के ऊपर से निकला और ये लावा कहाँ गया? ये ज़मीन पे गिरा। ज़मीन पे गिरा तो यहाँ पे ये लावा बहा। ये जैसे जैसे सर्फेस पे लावा बहा तो यहाँ पे क्या हुआ? ओवर द ईयर्स बहुत टाइम तक कोई चीज़ अगर बाहर निकली है, बहुत ही हॉट मोल्टन है, जाहिर सी बात है, तो बाहर गिरी तो धीरे 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 क्या होगी? वो ठंडी पड़ेगी, ठंडी पड़ेगी, कूल डाउन पर होगी ओवर द ईयर्स। तो ये क्या है? ये आपका रॉक फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, ये जो रॉक फॉर्मेशन है इसको आप बोलेंगे इग्नियस रॉक। अब इसमें एक और चीज़ है, ये जो लावा है इसमें दो तरह का होता है। एक ये अंदर की तरफ होता है, अगर वो यहाँ पर है, ज़मीन के नीचे है, तो उसको हम बोलेंगे इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। और ये जो बाहर की तरफ है इसको हम बोलेंगे, जो बाहर की तरफ हुआ है इसको हम बोलेंगे एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। ठीक है, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक और इसको हम बोलेंगे एक्सट्रूसिव। मतलब ज़मीन के सरफेस के ऊपर अगर जमा हुआ है वो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? बाहर की तरफ है, इसलिए वो एक्सट्रूसिव है। अंदर की तरफ होगा तो इंट्रूसिव होगा। ठीक है, इग्नियस रॉक, मेल्टेड रॉक्स कूल्स एंड सॉलिडिफाई। मेल्टेड रॉक्स में कम इन फॉर्म ऑफ मैग्मा व्हेन इट्स फाउंड अंडरनीथ द अर्थ सरफेस। दैट कैन आल्सो कम इन फॉर्म ऑफ लावा। ठीक है, मैग्मा और लावा दोनों के उसमें आ सकता है। और अर्थ सरफेस ड्यूरिंग अ वॉल्केनिक इरप्शन। और ये कब होता है? जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है। दो प्रकार की इग्नियस रॉक्स होती हैं, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। कैसे होता है? वॉल्केनिक इरप्शन जब होता है और मटेरियल जो अंदर का जो लावा या मैग्मा है जो बाहर आता है और वो सॉलिडिफाई फॉर्म ले लेता है, तो वो इग्नियस रॉक्स बनती हैं उससे। ग्रेनाइट, जैसे मैंने आपसे कहा कि उसका बेहतरीन एग्जाम्पल है। अगेन, जब मैंने आपसे कहा कि उसमें मिनरल्स बहुत होते हैं और इसमें दो प्रकार के होती हैं, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक एंड एक्सट्रूसिव। तो इंट्रूसिव नीचे हो गया, सर्फेस से, ज़मीन के सर्फेस से नीचे, एक्सट्रूसिव ज़मीन के सर्फेस के ऊपर। ठीक है, नाउ सब एग्जाम्पल क्या है इग्नियस रॉक्स के? ग्रेनाइट, जैसे मैंने आपको कहा, बहुत अच्छा एग्जाम्पल माना है। प्यूमाइस स्टोन अच्छा माना जाता है, ऑब्सीडियन माना जाता है। प्यूमाइस की जब हम बात करते हैं वो होता है जब लावा इज मेड अप ऑफ मोल्टन या मेल्टेड रॉक का बना होता है। वाटर एंड ट्रैप्ड गैस जो है इजेक्ट होती है वॉल्केनो से ड्यूरिंग अ वॉयलेंट इरप्शन। ठीक है, इरप्शन जो होता है बहुत वॉयलेंट होता है, बहुत ही, जिसको आप कहते हैं एक्सप्लोजन के साथ जो इरप्शन होता है उसकी बात हो रही है। ठीक है, एज इजेक्टेड मटीरियल अंडरगोज वेरी रैपिड कूलिंग एंड डीप्रेशराइजेशन। अब क्या हुआ कि आपको जाहिर सी बात है कि कोई चीज़ अगर अंदर दबी हुई थी, अगर वॉल्केनो के अंदर कोई चीज़ दबी हुई थी तो क्या था? उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रेशर था और वो फूट के बाहर आता है। ठीक है, तो जब वो फूट के बाहर आता है तो एकदम क्या होता है? उसका जो प्रेशर है वो रिलीज होता है। ठीक है, हीट रिलीज होती है तो वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है। लेकिन आप कह सकते हैं कि जब वो मटीरियल बाहर आता है तो उसकी वजह से वो इतना गर्म रहता है एक्सट्रीम पे, और लेकिन वो डीप्रेशराइज होता है, उसके ऊपर जो प्रेशर था वो रिलीज होता है और वो एक तरह से डीप्रेशराइज होता है और वो फिर बहुत रैपिडली कूल होता है। ठीक है, और ये ट्रैप्ड गैसेस जो है वो एस्केप कर जाती हैं, लीविंग होल्स एंड गैस बबल ऑन द सॉलिडिफाइड मटेरियल। तो ये बनता है प्यूमाइस स्टोन। आपने प्यूमाइस स्टोन अक्सर देखा होगा, उसमें ऐसे ऐसे छोटे छोटे छेद से हैं, मतलब कई बार वो ऐसा लगता है पोरस जैसा लगता है वो, है ना, उसमें प्रोपेसिटी बहुत ज़्यादा हाई लगती है आपको। तो वो क्यों होता है? क्योंकि उसमें जो ट्रैप्ड गैसेस होती हैं वो एस्केप कर जाती हैं और वो होल्स एंड गैस बबल जो है वो सॉलिडिफाई मटीरियल पे छोड़ देती हैं। ठीक है, आपने कई बार कई चट्टानों के पत्थर आपने देखे होंगे, उनके ऊपर आपको ऐसे, जैसे आप अगर मटीरियल है तो आप देखेंगे ऐसे छोटे 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 आपने उस पर कई बार पोर्स देखे होंगे। ठीक है, तो ये अगर आप पोर्स की बात कर रहे हैं तो वो इन्हीं के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, उससे क्या होता है? ट्रैप्ड गैसेस जो है वो एस्केप करती है और इसके कारण ये छेद जो है बारीक बारीक उस पर आ जाते हैं। अब सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे फॉर्म होती हैं? देखिए, ग्रैंड कैनियन में आपको बोल रही थी ना, ग्रैंड कैनियन की ही एक तरह की आप फोटोग्राफ ये मान सकते हैं। ठीक है, तो आपको दिख रहा है ना, अलग ही अलग परत दिख रही है। देखिए, परत दिख रही है, ये 1 2 3 4 5 6, बल्कि इसके अंदर भी बहुत सारी परतें होंगी। ठीक है, तो ये कैसे बनती हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं वो कब फॉर्म होती हैं? जब सॉइल या अदर मटेरियल ऑन द अर्थ सरफेस आर इरोडेड एंड फाइनली सेटल डाउन। अब क्या होता है कि आप ये कह सकते हैं, एक तो डेल्टाज वगैरह में बहुत ज़्यादा मिलती हैं ये। ठीक है, तो क्या होता है कि जब अर्थ का सर्फेस जो है वो इरोड होता है, चाहे वो पानी से इरोड हुआ हो या किसी और नेचुरल फिनोमेना की वजह से हुआ हो, तो वहाँ पे लेयर जो है फॉर्म हो जाती हैं। ठीक है, इरोजन की वजह से लेयर फॉर्म होती हैं और उसके ऊपर आप बात कर सकते हैं, एक लेयर के ऊपर एक लेयर जब सेटल हुई तो उसके ऊपर ये प्रोसेस बार बार रिपीट होता है और कई सारी परतें जो हैं इसके ऊपर जमती चली जाती हैं। ठीक है, फॉर्मिंग वन लेयर ऑफ सेडिमेंट। उसको कहा जाता है कि जैसे जैसे समय गुजरता जाता है, बीतता जाता है, ये और ज़्यादा मटीरियल इरोड होता जाता है और वो परत के ऊपर जमा होता जाता है। ठीक है, आप कह सकते हैं कि ये जैसे एक परत बह के आई, फिर इसके ऊपर एक और परत आ गई, फिर इसके ऊपर एक और परत आ गई, फिर इसके ऊपर एक और परत आ गई, फिर इसके ऊपर एक और परत आ गई। ये प्रोसेस आपका
चलता रहता है, चलता रहता है, ठीक है। ओवर द पीरियड ऑफ वेरी लॉन्ग टाइम, ओवर द पीरियड ऑफ सेंचुरीज ये चलता रहता है। अब इसमें क्या होता है कि लोअर लेयर जो है, आप सोचिए कि ये जो लेयर्स हैं, जब मैं इसमें ये बात कर रही हूँ कि भाई ये ऐसे सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म हो रही है, ठीक है, आप मान लीजिए कि ये सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म हो रही है, ठीक है, ये सारे इसमें परतें हैं, और इसको अगर आप बात करते हैं तो इन परतों में अपन बात करते 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 करते, ठीक है, ये परतें जो है आपकी बढ़ती जा रही हैं और एक ये रॉक फॉर्मेशन हो गया है, ठीक है। इतनी आपने रॉक्स का फॉर्मेशन मान लीजिए, ये इतनी परतें हैं, तो जाहिर सी बात है ये जो नीचे वाली परत है, ये जो नीचे वाली परत है, इसके ऊपर ये जितनी परतें हैं इन सब का वेट होगा, जितनी नीचे की परतें हैं सबके ऊपर एक वेट होगा और ये वेट जो होता है वो कितना ज़्यादा वेट होगा, आप सोचिए कि कितना ज़्यादा एंड्योर कर रही है ये नीचे वाली जो परतें हैं ये वेट, ठीक है। तो अगर आप ये एक्सपेरिमेंट के तौर पे भी अगर घर पे करके देखें कि आप एक कंटेनर लीजिएगा, है ना, और उसके ऊपर आप क्या कीजिएगा, भुरभुरी सी मिट्टी जो है वो लीजिएगा और उसको नीचे बिछा दीजिएगा, ठीक है, और उस पर आप, क्योंकि उसके पास एस्केप करने की जगह नहीं है, आप बंद सा कंटेनर है, नीचे आपने भुरभुरी सी मिट्टी बिछा दी है और उसके बाद आपने क्या किया, उसके ऊपर आप बाकी परतें डालते जाइएगा, फिर आप देखेंगे कि फाइनली आपको ये रियलाइज होगा कि वो भुरभुरी मिट्टी जो है, बिकॉज ऑफ द ड्योरेंस के उसके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर है, इतना ज़्यादा एंड्योर किया उसने प्रेशर, और इतने लंबे टाइम तक कि आप कह सकते हैं कि इवेंचुअली जो होगा इतना ज़्यादा इंटेंस प्रेशर होगा वेट का ऑफ द अपर लेयर, ये इवेंचुअली ये जो परतें हैं ये अपने आप में सॉलिडिफाई हो जाएंगी, ठीक है, ये इवॉल्व हो जाएंगी एज अ रॉक, मतलब इनका जो बेस है वो बिल्कुल पथरीला हो जाएगा, उसके बाद कई सेंचुरीज के बाद बिल्कुल पत्थर जैसी वो फॉर्म में हो जाएंगी, ठीक है। अगर आप सेडिमेंट्री रॉक्स की बात करते हैं, जैसे मैंने कहा सैंडस्टोन इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, लाइमस्टोन है, शेल है, कॉन्ग्लोमेरेट है, जिप्सम इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल माना जाता है। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये रॉक्स आपको ज़्यादातर कहाँ पाई जाती हैं, ज़्यादा आपको डेल्टाज में या बीचेस के आसपास पाई जाएंगी जहाँ पे सॉइल इरोजन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि सॉइल इरोजन लेयर को बनाने के लिए जाहिर सी बात है कि आपको इरोजन की ज़रूरत है ना, एक के ऊपर एक जब वो सतह में जमती जाएंगी तो वो इरोड होना चाहिए, इरोड होकर उनको आना चाहिए कहीं पे। अगर आप बात करते हैं डिस्पोजिशन ऑफ सैंड फ्रॉम बीचेस, अगर आप बात करते हैं, जैसे मैंने सैंडस्टोन की बात की है, यहाँ पे एग्जाम्पल जो है मैंने सैंडस्टोन का दिया है, ठीक है। अब उसमें क्या हुआ, अगर आप बात कर रहे हैं वो डिपोजिशन ऑफ क्या हो रहा है, सैंड जो है वो धीरे 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 डिपॉजिट होती जा रही है बीचेस या रिवर्स से, ठीक है। सैंड तो भुरभुरी सी होती है ना, हाथ में रखिए तो फिसल जाती है, लेकिन जब सैंड डिपॉजिट होती जा रही होती है और उसके ऊपर लेयर ऑफ सैंड डिपॉजिट होते चले जाते हैं, तो नीचे की जो लेयर है जाहिर सी बात है कि वो सॉलिडिफाई होती जाती है, वो मजबूत होती जाती है ना, वो एक तरह से इतनी पत्थर जैसी बन जाती है कि वो लिटरली सैंडस्टोन का रूप ले लेती है फ्रॉम सैंड। और अगर आप बात करते हैं, इसी वजह से आपको एक लोकेशन वाइज बड़ा क्लियर हो जाएगा कि डेल्टाज में आपको सबसे अच्छे सेडिमेंट्री रॉक्स का आपको जो नमूना है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे और स्पेशली जहाँ पे रिवर्स जो है वो ओशंस में जाके मिल रही है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा सॉइल इरोजन होता है, वो जो एरिया है वहाँ पे आपको सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल ऑफ सेडिमेंट कलेक्शन मिलेगा, ठीक है। अगर आपको लोकेशन समझ में आ रही है ना, तो भी आप समझ सकते हैं कि कौन सी रॉक आपको कहाँ ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। इग्नियस रॉक्स आपको कहाँ मिलेंगी, जहाँ पे जो आप कह सकते हैं एक्टिव वॉल्केनो जहाँ पे होंगे वहाँ पे आपको इग्नियस रॉक्स ज़्यादा मिलेंगी। जहाँ पे आपको मालूम है बीचेस हैं या सैंड है या ऐसी जगह है जहाँ पे पानी जो है वो इरोड कर रहा है या बह के आ रही है, मिट्टी आ रही है या रेत आ रही है, ऐसी जगहों पे अगर आप बात करेंगे तो आपको सेडिमेंट्री रॉक्स की संख्या ज़्यादा मिलेगी। अब मेटामॉर्फिक रॉक्स कैसे बनती हैं? मेटामॉर्फिक रॉक्स, जैसे मैंने कहा कि सीधी सी बात है कि मेटामॉर्फिक मतलब अपना फॉर्म चेंज करना, मेटामॉर्फोसिस होना, ठीक है। मेटामॉर्फिक रॉक को एक्चुअली प्रोडक्ट आप कह सकते हैं रॉक्स का जिनने अंडरगो किया है चेंज, और कई बार ये चेंज होता है प्रेशर का होता है, कई बार ड्यूरस होता है, कई बार आप कह सकते हैं टेम्परेचर का जो डिफरेंस है वो भी होता है, ठीक है। दोनों ही तीनों वजह जो है वो मेटामॉर्फिक रॉक को बनाते हैं। आइडियली वे शुरुआत कहाँ से होती है, या तो ये इग्नियस रॉक होती है, सेडिमेंट्री होती है, और ओवर द ईयर्स बिकॉज ऑफ द ड्यूरस एंड एंड्योरेंस ऑफ दी आप कह सकते हैं वेदरिंग की वजह से या टेम्परेचर की वजह से या प्रेशर की वजह से ये फॉर्म किसका ले लेती हैं, ये मेटामॉर्फिसाइज हो जाती है और फॉर्म ले लेती है मेटामॉर्फिक रॉक का, ठीक है। अब चेंजेस जो अकर होते हैं वो ओरिजिनल रॉक्स में होते हैं और ये सब्जेक्ट होते हैं एक्सट्रीम हीट और प्रेशर के, ठीक है, बीनीथ अर्थ सरफेस, जिसमें ऑल्सो अकर व्हेन द ओरिजिनल रॉक्स आर कॉट इन द मिडल ऑफ टू कोलाइडिंग टेक्टोनिक बाउंड्रीज। अब जो टेक्टोनिक प्लेट्स की हम बात करते हैं, जैसे मैंने कहा आपको कि 7 टेक्टोनिक प्लेट्स हमारे यहाँ मानी जाती हैं, ठीक है, 7 और 15 माइनर है, तो उसके बीच में भी अगर ये सर्फेस के बीच में है तो कई बार वहाँ पे भी मेटामॉर्फिक रॉक जो है वो फॉर्म हो जाती है। अब इसको ये बात समझो, जैसे कैसे है ये देखो अर्थ का सर्फेस है
यहाँ पे मोल्टन रॉक है, ठीक है, हीट जो है वो रिलीज हो रही है, ऊपर से नीचे से हीट रिलीज हो रही है, ऊपर से वेट आ रहा है, ठीक है, रॉक लेयर्स का वेट आ रहा है, तो यहाँ पे जो रॉक है ये मेटामॉर्फिक रॉक में तब्दील हो जाएगी। गॉट इट? मतलब क्या, नीचे से मोल्टन रॉक जो है आपकी यहाँ से वो हीट जो है डिस्पर्स कर रही है, ऊपर से प्रेशर उस पर फॉर्म हो रहा है, तो हीट और प्रेशर के दबाव में अपने आप को मेटामॉर्फाइज कर देती है वो, और वो मेटामॉर्फिक रॉक्स में तब्दील हो जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल अगर हम मेटामॉर्फिक रॉक का, जैसे मैंने कहा आपको मार्बल बहुत अच्छा एग्जाम्पल माना जाता है, स्लेट है, जेनेसिस है। मार्बल अगर हम बात करते हैं तो मेटामॉर्फिज्म से होता है किसके? लाइमस्टोन और डोलोस्टोन्स के। ठीक है, लाइमस्टोन जो है वो मॉर्फोसाइज होता है, कैल्साइट ग्रेन्स जो है वो ग्रो करते हैं और इंटरलॉक करते हैं एक दूसरे से, और इस वजह से मार्बल की अगर आप बात करते हैं तो वो ज़्यादा डेंसर होता है, उसकी डेंसिटी ज़्यादा हाई होती है कंपेयर टू लाइमस्टोन। नाउ रॉक टू सॉइल फॉर्मेशन। अब जब हमने रॉक पढ़ लिया तो अब हम सॉइल फॉर्मेशन पढ़ने की कोशिश करते हैं। अब क्या होता है, अर्ली फेज ऑफ सॉइल फॉर्मेशन स्टार्ट बाय डिसइंटीग्रेटिंग द रॉक अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ क्लाइमेट। अब ये वेदरिंग ऑफ द क्लाइमेट की बात हो रही है, ठीक है। इनिशियल जो रॉक फॉर्मेशन होता है, रॉक फॉर्मेशन के बाद जो नेक्स्ट जब वेदरिंग आउट होती है रॉक्स की, तो क्या कहेंगे आप, एक तरह से जो टाइम है, क्लाइमेट है, उसकी वजह से जो चेंजेस आ रहे हैं, रॉक फेज ऑफ सॉइल जो होता है वो डिसइंटीग्रेट होने लगती है रॉक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और वो इन्फ्लुएंस ऑफ क्लाइमेट में होती है, राइट। क्लाइमेट के इन्फ्लुएंस में वो जब डिसइंटीग्रेट होने लगती है और अपना जो फॉर्म है वो भुरभुरा सा होने लगता है, खोने लगती है, तो उसको आप कह सकते हैं कि ये जो है इससे सॉइल का निर्माण होता है, ठीक है। रेन वाटर विल डिजॉल्व रॉक एलिमेंट, टेम्परेचर फ्लक्चुएशन विल कॉज क्रैक्स एंड फिशर्स इन द रॉक। अब क्या होता है कि ऊपर का जो सर्फेस है, जैसे यहाँ पे देखो, ये नीचे नीचे तो रॉक है, ठीक है, पूरी रॉक है, ये दिख रही है जो नीचे, ऊपर का जो सर्फेस है यहाँ पे क्या हो रहा है, पानी पड़ा बहुत ज्यादा, ठीक है, पानी पड़ता जा रहा है, रेन वाटर होती जा रही है, तो वो क्या कर रहा है, रॉक एलिमेंट को पिघला रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। नीचे का जो है यहाँ तक तो पानी पूरा पहुंच नहीं पा रहा, ठीक है, लेकिन अगर आप बात कर रहे हैं रॉक एलिमेंट को, पानी ऊपर से जो पड़ रहा है वो डिजोल्व कर रहा है रॉक एलिमेंट्स को, फिर टेम्परेचर जो है और उसमें भी फ्लक्चुएशन हो रहा है, जिसकी वजह से ये जो है इनके बीच में फिशर्स आ रहे हैं, ठीक है, क्रैक्स आ रहे हैं रॉक्स के बीच में, ठीक है, इनको कहते हैं आप फिशर्स आने लगे। तो फ्रीजिंग एंड थॉइंग ऑफ वाटर कैप्चर्ड इन द रॉक विल वाइडन एग्जिस्टिंग क्रैक्स एंड कैविटीज। अब इसकी वजह से क्या होगा कि जो फिशर्स आए हैं इसमें, ठीक है, ये जो आप कह सकते हैं दरारें सी आ गई हैं, दर्रे से आ गए हैं, उसमें क्या होगा, जब फ्रीजिंग होगी और थॉइंग होगी, फ्रीजिंग और थॉइंग समझते हो, हम कोई फ्रोजन फूड लाते हैं तो उसमें लिखा होता है थॉ इट बिफोर फ्राइंग, मतलब क्या, उसको बाहर नॉर्मल टेम्परेचर में आप छोड़ दीजिए तो अपने आप जो उसका फ्रोजन पार्ट है वो पिघल जाएगा, है ना, बर्फ उसकी पिघल जाएगी, और पिघल जाएगी तो उसके बाद आप इसको तल लीजिएगा, उसको बोलते हैं हम थॉ करना, है ना, नॉर्मल टेम्परेचर में लाना, बर्फ जब उसकी पिघल जाती है। तो ये फ्रीजिंग और थॉइंग का जो चीज़ होती है, जो फिनोमेना चल रहा है कि पहले फ्रोजन हुआ फिर उसके बाद उसको थॉ किया, तो जाहिर सी बात है कि क्या हुआ, वाटर जो है वो कैप्चर हो गया उस रॉक में, ठीक है, बर्फ जमी हुई थी, थॉ हो गया, तो पानी जो रिलीज हुआ उसने क्या किया, कैप्चर हो गया रॉक्स में, और जो फिशर्स बने हुए थे, जो दरारें थी, उनको क्रैक्स और कैविटीज को उसने वाइडर कर दिया, चौड़ा करा, ठीक है। और पाइनियर वेजिटेशन एट इट फर्स्ट लाइचन विल सेटल एंड देयर रूट्स विल फर्दर लूजन द क्लैक। अब जाहिर सी बात है जब उसमें पानी आ गया है, पानी पड़ गया है, तो आपको मालूम है कि क्या होगा, थोड़ा सा जो पाइनियर, आपको पता चला वहाँ पे कोई सी चीज़ जब आप देखते हैं तो कोई सा कई बार वनस्पति जो है या कोई सी जो पेड़ पौधा है वो कई बार उग के बाहर आ जाता है, ठीक है। अब उसने जैसे वो उगा वहाँ पे, तो उगने के बाद उसने क्या किया, उसको थोड़ी सी ज़मीन मिली, कई बार आप देखेंगे चट्टानों पर जो वैसे कहीं पर छोटे छोटे से दर्रे होते हैं उसमें ही थोड़े से जो वहाँ के जो जंगली जो वो होते हैं, श्रब्स वगैरह होते हैं, वो उगाते हैं, ठीक है। अब जब वो उगेंगे तो क्या होगा, वहां पे उनकी जो जड़ें हैं वो फैलेंगी और वो क्या करेंगी, उनके रूट्स को लूजन करेंगे रॉक को, है ना। अब उनकी जब जैसे जैसे उनके रूट्स फैलना चालू करेंगी, वहां की जो जमीन है वो लूजन होना चालू होगी। मोर ओवर अगर आप बात करते हैं, डिकेइंग प्लांट डेब्री विल प्रोड्यूस ऑर्गेनिक एसिड्स, जो कि और ज्यादा वो करेगा। अब क्या होगा कि पेड़ जो है उसके बाद एक पूरा प्रोसेस, जो लाइफ प्रोसेस है वो आ गया, स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब डिकेइंग प्लांट की कोई डेब्री है, अगर कोई प्लांट है जो मर गया है, जो ज़मीन पे उस पर लगा था रॉक पे और वो मर गया है, तो अब उसकी वजह से क्या होगा, ऑर्गेनिक एसिड्स आएंगे उसमें, ऑर्गेनिक एसिड्स आएंगे तो उसके कारण क्या होगा, वो डिसइंटीग्रेशन जो है रॉक का और ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है, और ज़्यादा बढ़ जाएगा। उसमें फिर क्या होगा, धीरे धीरे जैसे आप कह सकते हैं ऑर्गेनिक मैटर जो है वो क्या करेगा, स्टार्ट करेगा टू अक्यूमुलेट एंड बी मिक्स विद द मिनरल मटीरियल प्रोवाइडेड बाय द रॉक्स, ठीक है। अब इसको आप क्या कहेंगे कि जो ऑर्गेनिक मटेरियल है जो वहाँ पे मिला, क्योंकि क्या हो गया था, आपको मालूम है डीकम्पोजिशन ऑफ दी प्लांट के बाद स्टार्ट हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसने क्या किया, अक्यूमुलेट किया और कहाँ पे मिक्स हुआ, उन मिनरल्स के साथ जो कि रॉक्स में थे, ठीक है। तो ओवर द टाइम क्या होगा, रॉक मिनरल विल बी डिसॉल्व्ड एंड ट्रांसफॉर्म्ड, तो ये जब है तो आपस में रिएक्ट करेंगे और ओवर द ईयर्स ये जो रॉक मिनरल्स हैं वो डीकम्पोजिशन का जो प्रोसेस है उसके साथ होकर क्या होगा, ये पूरी तरह से डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे और ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। नाउ
नेक्स्ट अगर आप देखते हैं एलिमेंट रिलीज फ्रॉम द रॉक विल प्रेसिपिटेट एंड न्यू मिनरल्स में बी फॉर्म्ड। अब एलिमेंट्स जो है रॉक में वो क्या करेंगे, उसी की वजह से न्यू मिनरल्स जो है फॉर्म होंगे। जैसे आप बात करते हैं आयरन विल बी ऑक्सीडाइज्ड, है ना, और प्रेसिपिटेट एज आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड गिविंग द सॉइल रेडिश और येलोइश ब्राउनिश कलर। तो आपको मालूम है कि जब हमने एग्जाम्पल किसकी बात की है, हम एग्जाम्पल में बात कर रहे हैं आयरन की, जो कि ऑक्सीडाइज होगा और प्रेसिपिटेट होगा, फिर वो आयरन ऑक्साइड की बात करते हैं या हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं, जो कि सॉइल को रेडिश या येलो या ब्राउनिश कलर देगा। ठीक है, सॉइल फोना जो है वो सेटल होगा और मिक्स होगा, जिसको कहते हैं हम होमोजेनाइज होना द सॉइल। ठीक है, द सॉइल विल ग्रो इन डेप्थ थ्रू न्यूली फॉर्म्ड सॉइल मटेरियल एट द बॉटम। अब सॉइल इसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट प्रोसेस में सॉइल मैच्योर होगी। ठीक है, सॉइल फॉर्मेशन हो गया है। ठीक है, आपको मालूम है ये जो है सेटल हो गया है, सॉइल विल ग्रो इन डेप्थ थ्रू न्यूली फॉर्म्ड सॉइल मटेरियल एट द बॉटम। नीचे नीचे जम गई है, अब उसको क्या हो रहा है, सॉइल मैच्योर होने के लिए टाइम लेगी। ठीक है, अब आप बात कर सकते हैं गिवन सफिशिएंट टाइम अंडर स्टेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस soil will reach a steady state whereby soil buildup matches they break down। ठीक है, अब एक बार आपको मालूम है एक सफिशिएंट टेम्परेचर है, एक सफिशिएंट एक आइडियल एनवायरमेंटल कंडीशन है, तो उसमें क्या होगा, जब सॉइल मैच्योर हो रही है स्टेडी स्टेट में वो एक रीच करेगी। ठीक है, उसके बाद आप कह सकते हैं वो मैचेस देयर ब्रेकडाउन, प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमस फ्रॉम डिकेइंग वेजिटेशन डेब्री विल इक्वल इट्स कंजम्पशन फॉर बाय सॉइल माइक्रो फाउंड फ्लोरा एंड फौना। ठीक है, अब इसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि जब आपको मालूम है कि सॉइल मैच्योर हो रही है, उस दौरान डिकेइंग वेजिटेशन जो होगा, उनका जो डेब्री है, जो उनका जो बचा हुआ हिस्सा है ना, उनका वो आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं वो सॉइल माइक्रोब जो है उसको कंज्यूम करेंगे। सॉइल माइक्रोब उसको कंज्यूम करेंगे तो क्या होगा, फ्लोरा एंड फौना ये सब उसको जब कंज्यूम करेंगे तो आपको मालूम है एक तरह का ट्रांसफॉर्मेशन जो है डिकेइंग होगी, और डिकेइंग जो होगी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉक मिनरल इनटू सॉइल मिनरल विल कीप पेस विद द रिमूवल ऑफ अर्लियर फॉर्म्ड सॉइल मिनरल। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, रॉक मिनरल से सॉइल मिनरल में तब्दीली होगी, है ना, और उसमें क्या होगा, ये पेस होगा रिमूवल ऑफ अर्ली फॉर्म सॉइल मिनरल्स, और बाद में स्लो सरफेस जो है वो वॉशअप करेगा टॉप सॉइल को, जो कि नए फॉर्मेशन से सॉइल मटेरियल की बेडरॉक बनाएगी, और इसको आप कहेंगे कि नाउ द सॉइल हैज एज्ड। अब जो है आप कह सकते हैं कि सॉइल एक तरह से एज हो गई है। नाउ हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं हमारे ओशंस की, राइट। ओशंस जब हम बात करते हैं तो आपको मालूम है हम महासागरों की बात कर रहे हैं। अगर आप मोटे तौर पे कहा जाता है कि 5 बोले जाते हैं, है ना, हमने सुने थे जो 5 ओशंस होते हैं हमने सुने थे, लेकिन आइडियली अपन उसको देखें तो अपन 4 में ही डिवाइड करते हैं, एक पैसिफिक, इंडियन, अटलांटिक एंड आर्कटिक ओशंस। ठीक है, अब इसको वाटरी प्लैनेट कहा जाता है क्योंकि आपको मालूम है कि हमारा प्लैनेट, जिसको ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं, तो आपको मालूम है क्यों कहा जाता है, क्योंकि 71% जो है हमारा जो वाटर जो प्लैनेट है वो से ढका हुआ है, पानी से ढका हुआ है ना, ओशन कवर्स से है। अब इसमें जब हम बात करते हैं, इसमें भी अगर आप तकरीबन ओशंस की बात करते हैं तो हमारी जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की थ्योरी अगर आप बात करते हैं तो कॉन्टिनेंट्स पहले एक लंप में थे और वो धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट, या आप कह सकते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के हिसाब से वो एक दूसरे से अलग होते चले गए। ठीक है, और आपको मालूम है कि जो ये पिट्स बननी थी पहले और जिसको मैंने कहा वो पानी से पूरी भर गई, उन्होंने ओशन फॉर्मेशन किया। ठीक है, अब जब आप बात करते हैं तो ओशन बेसिकली क्या होता है, ओशन होता है सिंगल लार्ज कंटिन्यूअस बॉडी ऑफ वाटर जो कि लैंड मास को एनसर्कल कर रहा है। ठीक है, मतलब सिंपल सी बात समझो कि ओशन क्या होता है, सिंगल लार्ज कंटिन्यूअस बॉडी ऑफ वाटर होता है। ठीक है, एनसर्कलिंग ऑल लैंड मासेस फ्रॉम ऑल साइड्स, अकाउंट फॉर 4/5 ऑफ सदर्न हेमिस्फीयर एंड 3/5 ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और जब हम चारों ओशंस की बात करते हैं जिसमें हमको मालूम है कि पैसिफिक, अटलांटिक, आर्कटिक और इंडियन ओशन, तो हमें ये मालूम है कि ये क्या करते हैं, हमने जब हेमिस्फीयर में डिवाइड किया तो अर्थ को हेमिस्फीयर में डिवाइड कैसे करते हैं वो मालूम है ना आपको, ये अर्थ बना लिया हमने, ये इक्वेटर है, ये नॉर्थ हेमिस्फीयर हो गया, ये आपका साउथ हेमिस्फीयर हो गया। ठीक है, नॉर्थ हेमिस्फीयर हो गया, ये आपका साउथ हेमिस्फीयर हो गया। ठीक है, तो इसमें अगर आप बात करते हैं तो साउथ हेमिस्फीयर में अगर आप बात करते हैं तो आप कह सकते हैं 4/5 जो पार्ट है साउथ हेमिस्फीयर का वो क्या है, ओशंस है, और उसी तरह आप यहाँ बात करते हैं तो कितना है, 3/5 जो पार्ट है वो नॉर्थ ओशन का, वो जो है नॉर्थ हेमिस्फीयर का, वो पूरा ओशन से ढका हुआ है। ठीक है, अब आप बात कर लीजिए कि कितना टोटल वाटर ये कंटेन करते हैं। जब हम ओशंस की बात करते हैं तो पूरा कितना पानी जो है ये कंटेन करते हैं, आप ये समझ लीजिए 97.2% जो है वाटर है अर्थ पे अवेलेबल, जो है वो पानी जो है वो पूरा ओशंस में है। और इसके अलावा अगर आप बात करते हैं तो आपको ये मालूम है कि फ्रेश वाटर की जब हम बात करते हैं, जो पीने लायक पानी है हमारा, बिकॉज ये तो सलाइन वाटर है ना, सैलिनिटी होती है इसमें, तो पी नहीं सकते आप ओशन के पानी को खारा पानी होता है। तो जो फ्रेश वाटर है वो कहाँ पर है,
सिर्फ 1% फ्रेश वाटर आप मान सकते हैं कि पूरी दुनिया भर की नदियों में, और कहाँ पर है, पूरी दुनिया भर की जो नदियाँ, तालाब, जो भी आप मान लें, उसमें मात्र 1% जो फ्रेश वाटर है वो हमको मिलता है। ठीक है, तो आप सोच लीजिए कि ओशंस में जो पानी है वो कितना ज़्यादा है, किस तादाद में है, लेकिन स्टिल वो हमारे पीने लायक पानी नहीं है, उसको हम कंज्यूम नहीं कर सकते या उसको हम किसी यूज़ में ले लें, इस लायक पानी वो नहीं होता, क्योंकि बिकॉज ऑफ द सेलेनिटी इन द वाटर। नाउ प्रिंसिपल ओशंस इन द वर्ल्ड आर सेपरेटेड लार्जली ऑन द बेसिस ऑफ देयर ज्योग्राफिकल लोकेशन। हम जो बड़े ओशंस की बात करते हैं वो कैसे हम डिवाइड करते हैं, जैसे हम प्रशांत महासागर की बात करते हैं या हिंद महासागर की बात करते हैं, विच इज पैसिफिक एंड इंडियन ओशन रिस्पेक्टिवली, तो हम उनकी ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से उनको डिवाइड करते हैं, राइट। ऐसी कोई लकीरें नहीं खिंची हुई हैं लिटरली, जैसे इक्वेटर पे कोई लकीर नहीं खिंची हुई है, वैसे लिटरली हमने डिवाइड नहीं किया है कि यहाँ पैसिफिक खत्म हुआ या अटलांटिक चालू हुआ, लेकिन वो क्या है कि हम उसको कैसे करते हैं, हम उसको लोकेशन के हिसाब से, हम ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से उसको डिवाइड कर देते हैं। अब पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन एंड आर्कटिक ओशन की जब हम बात करते हैं, ऑल अदर सीज, इनलैंड सीज एंड अदर ओशंस जो है अकाउंटेड विद इन दिस 4 मेन ओशंस। अब बाकी जितने भी आपके अगर आप बात कर लें, आप जो एरियाज की अगर हम बात करते हैं, बे ऑफ बंगाल हो गया, अरेबियन सी हो गया, ये कैस्पियन सी हो गया, ये जितने भी हैं इनलैंड सीज को भी अगर हम काउंट कर लें तो वो सब कुछ मोटे तौर पे हम ओशंस के अंदर ही कंसिडर करते हैं। ठीक है, अब ओशंस के बारे में जब मैं आपको बता रही हूँ तो कुछ जानकारी मैं आपको दे रही हूँ, एक टेबल जैसा मैं बना दे रही हूँ ताकि आपको समझने में आसान हो। पहले हम बात करते हैं पैसिफिक, ठीक है, अटलांटिक, ये हम बात कर रहे हैं, ये ओशंस जो हैं इनकी जो कवर है, अर्थ पे जो कवर है उनके हिसाब से लिख रही हूँ मैं इनको, इंडियन, और सबसे छोटा ओशन माना जाता है आर्कटिक। ठीक है, अब इसका जब मैं आपको ये बताऊं, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन एंड आर्कटिक, इसका जो एरिया कवर करता है ये करता है 165.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। ठीक है, अटलांटिक ओशन करता है 106.5 मिलियन। ठीक है, इसको मिटा दूं मैं, ओवर राइटिंग हो गई है, 106.5 मिलियन। इंडियन ओशन करता है तकरीबन आप मान लीजिए 70.56 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, सेम है स्क्वायर किलोमीटर। और आर्कटिक अगर आप बात करते हैं तो ये करता है 14.06 स्क्वायर मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये क्षेत्र कवर करते हैं। ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा एरिया आप जानते हैं पैसिफिक कवर करता है, विच इज़ 165.2 माइल्स किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर्स। अटलांटिक करता है 106.5 माइल्स स्क्वायर किलोमीटर। इंडियन ओशन जो करता है वो 70.56 माइल्स स्क्वायर किलोमीटर, और आर्कटिक करता है 14.06 माइल्स स्क्वायर किलोमीटर्स। लेकिन इसमें एक और चीज़ है कि इंडियन ओशन की डेप्थ जो है वो अटलांटिक से ज़्यादा है। औसतन डेप्थ जो अगर आप बात करते हैं, मैक्सिमम डेप्थ की हम बात कर रहे हैं फीट में। ठीक है, तो अगर आप इंडियन ओशन की डेप्थ की बात करते हैं तो इंडियन ओशन की है 12,762। ठीक है, जबकि अटलांटिक की है 11,962। ठीक है, तो आपको मालूम है कि यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं तो इनकी जो डेप्थ है वो डिफरेंट है। इंडियन ओशन एरिया में कम है लेकिन डेप्थ में अटलांटिक से ज़्यादा है। अटलांटिक एरिया में काफ़ी ज़्यादा है, पैसिफिक के ऑलमोस्ट आप बात करते हैं, पैसिफिक से तो खैर बहुत कम है, 165 और 106 का डिफरेंस है। पैसिफिक गहरा भी सबसे ज़्यादा है। ठीक है, सबसे ज़्यादा पैसिफिक गहरा है, 14,042 इसकी वो मानी जाती है, डेप्थ मानी जाती है। और आर्कटिक की सबसे कम है, आर्कटिक की तकरीबन मोटे मोटे तौर पे अप्रॉक्सीमेट, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, अप्रॉक्सीमेट आर्कटिक की इतनी है डेप्थ। ठीक है, तो ये आपको मोटे मोटे तौर पे आपको आइडिया हो गया कि ओशंस किस तरह के होते हैं। कॉन्टिनेंटल शेल्फ की भी एक बात होती है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है जहाँ पे ओशन अप्रोच करते हैं लैंड मास को। ठीक है, तो वहाँ पे अगर आप बात करते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे, तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे सबसे ज़्यादा ह्यूमन एक्टिविटीज़ देखी जाती हैं। ठीक है, यही कारण है। इसमें आपने और भी थ्योरीज जब हम पढ़ेंगे तो उसमें आपको मालूम है कि ओशंस में फिर आपने सुनामीज पढ़ी होंगी, जो बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं। ठीक है, वो टेक्टोनिक प्लेट्स का जो मूवमेंट होता है उसके कारण होती हैं। और इसमें हम टाइड्स के बारे में पढ़ेंगे जो हम आगे पढ़ेंगे। अटलांटिक, इंडियन, आर्कटिक। अब आपको पैसिफिक की जब मैं बात करती हूँ तो सबसे गहरा कौन सा एरिया माना जाता है पूरी दुनिया में, सबसे डीपेस्ट पार्ट कहाँ पे है, मेरियाना ट्रेंच है। ठीक है, ये डीपेस्ट स्पॉट माना जाता है अर्थ का।
ठीक है, तो आप समझ गए ये सब चीज़ें। और कहा जाता है अर्थ पे जो सतह होती है वो कंपेरेटिवली काफ़ी पतली होती है ओशंस के अंदर की कंपेयर टू दी लैंड एरिया। ठीक है, तो आपको मालूम है कि इस वजह से हमने ये सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। इसमें अगर कोई भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो वो आप कवर कर सकते हैं। इंडियन ओशन ऑफ कोर्स आप जानते हैं कि हम इंडिया जो है पेनिनसुलर है, और हमारा जो इंडियन ओशन का जो नीचे का एरिया माना जाता है वो इंडियन ओशन रीजन कहलाता है। और अकेला ऐसा आप कह सकते हैं ओशन है जिसका नाम जो है किसी देश के ऊपर पड़ा है। ठीक है, तो वी आर टॉकिंग अबाउट पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन एंड आर्कटिक। ये चीज़ आपको क्लियर है। 165.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, 106.5 स्क्वायर किलोमीटर माइल्स स्क्वायर किलोमीटर्स, 70.56 माइल्स स्क्वायर किलोमीटर्स एंड 14.06 माइल्स स्क्वायर किलोमीटर्स। और डेप्थ में ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट कई बार आ जाता है कि सेकंड डीपेस्ट ओशन कौन सा है, तो सेकंड डीपेस्ट ओशन इंडियन ओशन है, सेकंड लार्जेस्ट ओशन अटलांटिक है। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। नाउ टाइड्स की जैसे मैंने बात की आपसे, तो टाइड्स हमने कहा कि ओशन में आते हैं, और आपको मालूम है जब टाइड्स की हम बात करते हैं तो कई बार ओशन में जो बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं ना उनको हम टाइड कहते हैं। ठीक है, और कई बार वो जो होती हैं दिन में 2 बार होती हैं, जिसको हम उस कंसेप्ट को क्या कहते हैं, सेमी डायरल। ठीक है, सेमी डायरल कहते हैं उसको, क्योंकि वो दिन में 2 बार होती हैं। ठीक है, डायरनल डायो, ओके एक मिनट स्पेलिंग गलत है शायद, ये हिस्सा मिटाते हैं इसका। सेमी डायरनल, ओके सेमी डायरनल कहते हैं उसको। ठीक है, सेमी डायरनल मतलब ये मैंने बहुत पहले पढ़ा था। ठीक है, ये आपको हम भी जो हम पढ़ा रहे हैं हमने खुद बहुत पहले पढ़ा हुआ है। सेमी डायरनल का मतलब होता है दिन में 2 बार वहाँ पे जो है वो है टाइड्स हैं आते हैं। ठीक है, और वो क्यों आते हैं, टाइड्स बेसिकली क्यों आते हैं पहले अपन ये पढ़ लेते हैं। ठीक है, टाइड्स मून की आपको मालूम है लूनर डे में आपको मालूम है कि ग्रेविटेशनल जो हेमिस्फेयर्स होते हैं, जो मूवमेंट होता है अर्थ जो एक्सेस रोटेट होती है, तो आपको मालूम है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एक बार जो है वो सामने आता है और एक बार सदर्न हेमिस्फेयर सामने आता है। ठीक है, तो उसके कारण क्या होता है, जब आपको मालूम है ग्रेविटेशनल फोर्स जो है मून का वो रोल प्ले करता है जब हम बात करते हैं किसकी, वेव्स की या टाइडल वेव्स की। ठीक है, तो आपको मालूम है कई बार इसको अगर आप धार्मिक उसमें भी देखें तो आपको कहा जाता है कि आपको पूर्णिमा के दिन आपको कहा जाता है कि टाइड्स जो है अफेक्ट होते हैं ना, सुना होगा आपने। तो उसमें क्या होता है बेसिकली कि जब सन की जो ग्रेविटेशन है उसकी वजह से क्या होता है, जो वेव्स हैं वो पुल होती हैं, वेव्स जो है वो इन्फ्लुएंस होती हैं उससे, तो वो हाई टाइड्स आते हैं। ठीक है, और जैसे जैसे जो अर्थ है वो मूव करता जाता है, इन्फ्लुएंस ऑफ मून से बाहर चला जाता है, तो वो टाइड जो है वो रिसीड होने लगते हैं, जिनको आप बोलते हैं टाइड एब होने लग गए। ठीक है, तो इसको आप कंसेप्ट समझ गए टाइड्स का। अब टाइड जो होते हैं वो क्या होता है, वेरी लॉन्ग पीरियड वेव्स दैट मूव थ्रू द ओशन एंड रिस्पॉन्स टू द ग्रेविटेशनल फोर्सेज एक्सर्टेड बाय द मून एंड सन। बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्सेज ऑफ मून जो है वो ज़्यादा रोल प्ले करता है, लूनर साइकिल इस पर ज़्यादा रोल प्ले करती है। टाइड्स ओरिजिनेट इन ओशंस एंड प्रोग्रेस टुवर्ड्स द कोस्ट लाइन वेयर दे अपीयर एज अ रेगुलर राइज एंड फॉल ऑफ सी सर्फेस। अब क्या होता है बेसिकली, ओरिजिनेट कहाँ करते हैं, ओशन में करते हैं, और कहाँ प्रोग्रेस करते हैं, कोस्ट लाइन की तरफ बढ़ते हैं, और कहाँ पे अपीयर करते हैं, रेगुलर राइज एंड फॉल ऑफ द सी सर्फेस आपको महसूस होता है। हाईएस्ट पार्ट या क्रेस्ट जो बोलते हैं जिसको आप, जहाँ पे सबसे ऊंचा आप कह सकते हैं लहर आती है, वेव रीचेस अ पर्टिकुलर लोकेशन, हाई टाइड अकर्स, उस टाइम पे उसको आप कहेंगे हाई टाइड अकर्स। और लो टाइड जो है करस्पॉन्ड करता है लोअर पार्ट ऑफ द वेव एंड इट्स ट्राउ। ठीक है, तो ये बात आपके समझ में आ गई। इसमें जैसे मैं आपको एक एग्जांपल और बताऊं कि अगर आप बॉम्बे कभी गए हैं, या अगर आप बॉम्बे के रहने वाले हैं तो नथिंग लाइक दैट, लेकिन अगर आप बॉम्बे गए हैं तो वहाँ पे आपने हाजी अली की दरगाह देखी होगी। ठीक है, वो समंदर के बीच में है, तो वहाँ पे अगर आपको जाना हो तो रात के टाइम पे वहाँ पे आपको शाम के बाद एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वहाँ पे जाने की मनाही होती है। क्यों होती है, क्योंकि जो टाइड्स हैं वो वेव्स जो होती हैं वो हाई टाइड का टाइम रहता है। ठीक है, तो वहाँ पे आपको जाने की मनाही होती है क्योंकि वेव्स इतना ज़्यादा राइज करती हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको बता दूं कि नॉर्मली एक दिन में 2 बार टाइड्स आते हैं समंदर में। ठीक है, ये आपके मून का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके कारण होता है। ये प्रोसेस क्या कहलाता है, ये भी मैं आपको लिख दिया आपको, सेमी डायरनल का। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं टाइड के, ये भी समझ लेते हैं हम। अब देखिए क्या है कि ये जो एरिया है आपको दिखाई दे रहा है मून टाइड का, जब मून और हाई टाइड लो टाइड आपको लिखा हुआ है। टाइडल बल्जेस जो होते हैं वो वाइड होते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ में। ठीक है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ क्या होते हैं, तो वहाँ पे वाइड होते हैं टाइडल बल्जेस और उनकी ग्रेटर हाइट होती है। और वो ओपन ओशन में टाइडल करंट जो होते हैं वो रिलेटिवली कम होते हैं। ठीक है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ में ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी ज़्यादा आपको मिलेंगी, और वहाँ पे टाइडल बल्ज भी होते हैं, वहाँ पे हायर होते हैं, और टाइड जो होते हैं वहाँ पे हाई होते हैं। और क्योंकि कॉन्टिनेंटल
शेल्फ की जो गहराई है वो काफ़ी कम होती है, मतलब कुछ 100 मीटर्स से के आसपास होती है, तो बहुत ज़्यादा गहरे नहीं होते वहाँ पे, ठीक है। तो आपको ये मालूम है, जबकि ओपन ओशन में जहाँ पे गहराई ज़्यादा है वहाँ पे आपको टाइडल करंट्स वीक मिलेंगे, ठीक है। टाइडल बल्जेस हिट द मिड ओशनिक आइलैंड, दे बिकम लो। जब टाइडल बल्जेस क्या करते हैं, हिट करते हैं कोई मिड ओशनिक आइलैंड को, तो वहाँ पे वो लो हो जाते हैं। आइलैंड्स आपको मालूम है क्या होता है ना, आइलैंड्स ऑब्वियसली यू अंडरस्टैंड कि आइलैंड्स होते हैं जो पानी से घिरा हुआ जो लैंड मास होता है उसको हम आइलैंड कहते हैं, है ना। अब द शेप ऑफ बेज एंड एस्चुरीज अलोंग द कोस्ट लाइन कैन ऑल्सो मैग्नीफाई द इंटेंसिटी ऑफ टाइड्स and also the difference in height between the high tide and the low tide is called tidal range। अब आपको मालूम है कि हाई टाइड और लो टाइड के बीच का जो मार्जिन होता है, जो डिफरेंस होता है कि हाई टाइड है और लो टाइड है, उसको हम बोलते हैं टाइडल रेंज। और उसके हिसाब से जो आपको मालूम है, जो साइंटिस्ट होते हैं उसको स्टडी करते हैं और उसके हिसाब से वो ये बताते हैं कि वो किस तरह का मूवमेंट जो है वो देखा जा रहा है ओशन में, ठीक है। आपको ये पता चलता है, और वो बहुत ज़्यादा डिफर करते हैं ओशन टू ओशन एंड लोकेशन टू लोकेशन, इसलिए ओशनोग्राफर्स या साइंटिस्ट इसको अक्सर स्टडी करते हैं टू अंडरस्टैंड द फिनोमिनन्स ऑफ द ओशंस। नाउ जब मैंने आपको अटलांटिक ओशन के बारे में बताया, अब हम ओशंस के बारे में करेंगे। डिस्टेंस वो मैं आपको ओवरऑल बता चुकी हूँ। अब हम इसको तकरीबन इस तरह से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि अटलांटिक ओशन कहाँ लोकेट करता है, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका के बीच में, वेस्टर्न यूरोप एंड अफ्रीका इन ईस्ट कवर्स एन एस्टिमेटेड ऑफ, अगर आप इसको देखेंगे इतना आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो अपन ने जो बात की थी आप 106 पे ही चलिए, ठीक है। अगर आप उसको काउंट करेंगे तो तकरीबन वही होगा, आप 106.5 माइल्स स्क्वायर किलोमीटर पे ही चलिए, ठीक है, वो ज़्यादा बेटर है। और तकरीबन आप मान सकते हैं कि 1/6 जो है जोग्राफिकल एरिया जो ग्लोब का है वो आप बात कर सकते हैं किससे कवर होता है, अटलांटिक ओशन से होता है। तकरीबन आधा तो नहीं है क्योंकि पैसिफिक जो है 165 है, तो आधा तो नहीं कह सकते, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि काफ़ी बड़ा एरिया जो है वो अटलांटिक कवर करता है, पैसिफिक से ऑब्वियसली छोटा है। एस शेप है ओशन का जो कि इंडिकेट करता है लैंड मासेस का ऑन इट्स ईदर साइड वे वन वाज अ कंटिन्यूस पार्ट, है ना। ये मैंने आपसे बोल दिया कि पहले जब वो जो हमने बात की थी कि किस तरह से वो अलग हुए हैं, जिसको आपको मालूम है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट में, आपको मालूम है कि सदर्न ड्रिफ्ट और नॉर्दर्न ड्रिफ्ट हुई, जिसमें हमने गोंडवाना वगैरह के बारे में पढ़ा। उसमें आपको पता है कि किस तरह से धीरे धीरे ओशंस एक दूसरे से कट के जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो अलग होते चले गए हैं, और इस वजह से आप कह सकते हैं कि ये जो शेप है इसका अटलांटिक का, अगर आप देखेंगे ग्लोब पे तो आपको दिखेगा तकरीबन एस जैसा होता है, क्योंकि बीच में है कहाँ के, यूरोप और आप बात कर सकते हैं नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका के बीच में आता है, वेस्ट यूरोप और अफ्रीका जो है ईस्ट में आता है इसके, ठीक है। तो आपको मालूम है जो लोकेशन इसकी आ रही है तकरीबन एक एस जैसा बड़ा सा फॉर्म हो रहा है, ठीक है। अब आप कह सकते हैं कि इसमें सदर्न अमेरिका, ये कब फॉर्म हुआ था, ये फॉर्म हुआ था जब नॉर्थ अमेरिका और सदर्न अमेरिका जो है एक दूसरे से अलग हुए और टेक्टोनिक प्लेट्स में मूवमेंट हुई, इस चक्कर में ये अलग हुए, ठीक है। अब टेक्टोनिक प्लेट्स की जो मूवमेंट हुई तो जाहिर सी बात है कि रात भर का या आप बात कर सकते हैं कि बहुत कोई जल्दी होने वाली चीज़ तो थी नहीं, मिलियन ऑफ ईयर्स की ये घटनाएं हैं। उसके बाद जब ये धीरे धीरे अलग हुए हैं तो ये एक जो पिट है वो फॉर्म हुई, और जिसको आप आगे जाके पढ़ते हैं तो आप समझते हैं अटलांटिक ओशन के तौर पे, ठीक है। एवरेज डेप्थ जो है इस ओशन की लेस है पैसिफिक ओशन से, एक्सटेंसिव कॉन्टिनेंटल शेल्फ है। क्यों है इसकी, एक जो मार्जिनल आप इसकी डेप्थ समझते हैं वो कंपैरेटिवली कम है, और इस वजह से है क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में कॉन्टिनेंटल शेल्फ पाए जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा मार्जिनल एंड एनक्लोज्ड एरियाज भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। अबाउट 25% जो अगर आप बात करते हैं, 24%, मतलब टोटल तो हमने इसके बारे में डिस्कशन किया कि मैंने औसतन आपको बताई थी 11.9 कितनी 11.9 कितनी बताई थी मैंने, 11.962 मैंने बताई थी आपको कि इसकी डेप्थ है, ठीक है। लेकिन औसतन एरिया में अगर आप बात करते हैं तो 24% जो है अटलांटिक का आप मान सकते हैं कि तकरीबन वो इतना उथला है कि वो आप मान सकते हैं कि 915 मीटर्स डीप ही माना जाता है, ठीक है। अटलांटिक ओशन जो है तकरीबन माना जाता है कि कब फॉर्म हुआ था, 700 मिलियन ईयर्स पहले, बिकॉज ऑफ द सी फ्लोर स्प्रेडिंग। और आपको अटलांटिक फ्लोर जो है अटलांटिक ओशन में ही, आपको मालूम है टाइटैनिक जो है ना वो डूबी कहाँ थी मालूम है आपको, अटलांटिक ओशन में ही डूबी थी जब वो यूरोप से अमेरिका जा रही थी, ठीक है। तो वहाँ पे जिस जगह पे वो डूबी थी, मतलब यहाँ पे जो आप 24% समझ रहे हैं वो ठीक है, वहाँ पे टाइटैनिक जहाँ डूबी है वहाँ पे तकरीबन 4 किलोमीटर गहरा पानी था। तो आप समझ सकते हैं कि अटलांटिक ओशन में बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, लेकिन ये सेकंड डीपेस्ट ओशन नहीं है। सेकंड डीपेस्ट इंडियन ओशन माना जाता है, ये सेकंड लार्जेस्ट ओशन ज़रूर है।
नाउ हम बात करते हैं सबसे बड़ी ओशन की, जिसका नाम है पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन का जो कवर है आप देख पा रहे हैं कि एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका सब इसके आसपास आता है। तो उसमें आप बात समझ लीजिए लार्जेस्ट ओशन है पूरी दुनिया में, 1/3 एरिया ऑफ द ग्लोब जो है वो कवर करता है पैसिफिक ओशन। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि अगर आप ईस्ट टू वेस्ट बात करते हैं तो 16,000 किलोमीटर फ्रॉम ईस्ट कोस्ट टू एशिया एंड वेस्ट टू द वेस्ट कोस्ट ऑफ अमेरिका इज द ईस्ट, एंड 14,880 किलोमीटर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ बिटवीन बेरिंग स्ट्रेट इन द नॉर्थ टू केप and Antarctica in the south. The overall shape of the ocean is triangular and if its extent in the both hemispheres is considered separately. अगर आप इसका वो देखते हैं, अगर आप इसकी देखते हैं कि ओवरऑल शेप क्या है इसका, तो ट्रायंगुलर है इसका शेप और एक्सटेंड करता है बोथ हेमिस्फीयर में, जो कि इसको कंसिडर आप सेपरेटली आप इसको कंसिडर किया जाता है। ठीक है, एवरेज डेप्थ जो है ओशन की वो 4572 है। मैक्सिमम अगर हम बात करते हैं तो 14042 हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ठीक है, ये इसकी डेप्थ है। एरिया कितना कवर करता है, 165.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया क्षेत्र जो है ये कवर करता है, विच इज़ 1/3 ऑफ द ग्लोब। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई है। ये इसका जो औसतन साइज़ है, औसतन डेप्थ है वो ये है, लेकिन लार्जर डेप्थ जो है आप कंसिडर करेंगे 14,042। सबसे ज़्यादा गहरा कहाँ पर है, ऑब्वियसली मेरियाना ट्रेंच, मैंने बता ही दिया आपको। बोथ द कोस्ट ईस्ट एंड वेस्ट ऑफ द पैसिफिक आर पैरेलल बाय द चेन ऑफ फोल्डेड माउंटेन्स एंड देयरफॉर द डिसेंट फ्रॉम द कोस्ट टू द एबिसल प्लेन इज वेरी स्टीप। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई कि दोनों कोस्ट जो है ईस्ट एंड वेस्ट ऑफ द पैसिफिक वो पैरेलल हैं, किससे, चेन ऑफ फोल्डेड माउंटेन से, एंड देयरफॉर उनका जो डिसेंट है कोस्ट से लेके एबिसल प्लेन तक वो बहुत स्टीप है। द ओशन हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ आइलैंड्स। सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ आइलैंड्स अगर आप बात करते हैं तो पैसिफिक में तकरीबन 2000 आइलैंड्स जो हैं वो पैसिफिक में आते हैं, और इसको वेस्टर्न कोस्ट में अगर आप बात करते हैं तकरीबन, तो वहाँ पे ज़्यादातर पूरा एरिया जो है वो आइलैंड से या आर्चपेलागो से ढका हुआ है, जिसमें आइलैंड एक्ट्स एंड फेस्टून, वाइल द ईस्टर्न कोस्ट हैज़ ओनली फ्यू आइलैंड्स। वेस्टर्न कोस्ट जो है सबसे ज़्यादा डेंस है व्हेन वी टॉक अबाउट आइलैंड्स। द आइलैंड ऑफ पैसिफिक आर ग्रुप्ड इन 3 कैटेगरीज। अब इसमें ये समझ लो कि पैसिफिक के जो आइलैंड्स हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा आइलैंड्स हैं तो उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला कौन सा है, कॉन्टिनेंटल आइलैंड्स। कॉन्टिनेंटल आइलैंड्स हैं एलोशियन आइलैंड्स, आइलैंड्स ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया, ऑफ कनाडा एंड काइलियन आइलैंड्स। ठीक है, इसको चिलियन आइलैंड्स भी बोला जाता है। आइलैंड्स आर्क एंड फेस्टून जो है वो जापानीज आर्किपेलागो जो है, फिलीपींस है, इंडोनेशियन आइलैंड्स हैं। क्वेश्चन इस तरह के कई बार पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, कि कितने पार्ट में जो पैसिफिक आइलैंड्स हैं उनको बांटा गया है, या कॉन्टिनेंटल आइलैंड विच इज़ द कॉन्टिनेंटल आइलैंड अमंग दीज, या आइलैंड आर्क या फेस्टून्स में से इसमें से कौन सा आता है। और स्कैटर्ड स्मॉलर आइलैंड जो कि फर्दर जब डिवाइड किए गए हैं 2 मेजर कैटेगरीज में। पहली बात है रेशियल ग्रुपिंग सच एज, अब इसमें जब हम स्मॉलर आइलैंड्स की बात करते हैं तो उनको फिर 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है। 2 आपने मेन पढ़ लिए, तीसरा वाला जो है उसको सब डिवाइड किया गया है 2 में। पहला उसको रेशियल ग्रुपिंग की गई है उसकी, जिसको आप बोलते हैं मेलेनेशिया। ठीक है, इसमें सोलोमन आइलैंड आ जाता है, हेब्रिडाइज आ जाता है, फिजी आ जाता है। ठीक है, और एक आता है माइक्रोनेशिया जिसमें मार्शल, कैरोलिन, गिलबर्ट एंड एलिस आ जाता है। पोलिनेशिया आता है जिसमें सोसाइटी, कुक आ जाता है। आइलैंड फॉर्म्ड वोल्केनिक ऑफ वोल्केनिक मटेरियल एंड कोरल रीफ जिसमें हवाईन आइलैंड्स आ जाते हैं जो कि काफ़ी फेमस है वोल्केनिक आइलैंड के तौर पर। फिजी आ जाता है। ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। हवाईन आइलैंड बहुत फेमस है, नॉर्मली इसके ऊपर सवाल आता है। इनफैक्ट मैंने शायद एक पुराने पेपर में एक क्वेश्चन पढ़ा भी है। अब हम पढ़ते हैं इंडियन ओशन के बारे में। इंडियन ओशन जिसके बारे में हम जानते हैं कि हमारा मतलब IOR हमने पढ़ा हुआ है ना, इंडियन ओशन रीजन हमारा मतलब इंडिया के नीचे का जो हिस्सा पड़ता है हमारा वो इंडियन ओशन है। मतलब ये हम इंडिया देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो पूरा भाग है अपना पूरा ये सब जो है ये सब जो है अपना ये इंडियन ओशन है। ठीक है, इसके बारे में अपन पढ़ रहे हैं। अब इसमें एक चीज़ समझ लो कि इंडियन ओशन जो है वो पैसिफिक और अटलांटिक से साइज़ में छोटा है, ये तो मैंने बता दिया, लेकिन गहराई में अगर आप बात करेंगे तो अटलांटिक से ज़्यादा गहरा माना जाता है। ठीक है, एरियल एक्सटेंट अगर हम बात करते हैं, बाउंडेड बाय ऑफ ऑल साइड्स। एशिया नॉर्थ में है, अफ्रीका वेस्ट में है। जैसे देखो नॉर्थ ऊपर देख रहे हो तो पूरा एशिया दिख रहा है। ठीक है, एशिया है। इस साइड देख रहे हो तो क्या दिख रहा है, अफ्रीका जो दिख रहा है पूरा वेस्ट में अफ्रीका है। ईस्ट में अगर आप बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया और जापान और ये जितनी चीज़ें आपको दिख रही हैं वो सारी जो है आपको कहाँ पे पड़ रही हैं, वो इस साइड पे आ रही है, ईस्ट पे आ रही हैं इसके। और अगर आप बात करते हैं और एंटार्क्टिका जो है इसके जाहिर सी बात है साउथ में है, यहाँ पे एंटार्क्टिका है, एंटार्क्टिका।
ठीक है, यहाँ पे अंटार्कटिका है। अब ओशन में अगर हम बात करते हैं तो ओशन का कॉन्टैक्ट जो है पैसिफिक एंड अटलांटिक ओशन से दोनों से होता है। ठीक है, अंटार्कटिका में, साउथ अंटार्कटिका में जाके अगर आप बात करते हैं तो वहाँ पे जाके ये साउथ में ओशन जो है वो किससे मिल जाता है, पैसिफिक में विलय हो जाता है एक तरह से। ठीक है, और अटलांटिक से भी मिल जाता है। एवरेज डेप्थ जो है वो 4000 मीटर है, लेकिन सबसे ज़्यादा डेप्थ कहाँ पर है मैंने बताई थी, सबसे ज़्यादा डेप्थ जो मैंने बात की थी अटलांटिक से, कि अटलांटिक से ज़्यादा है। तो कितनी है इसकी, 12,762 मीटर्स की इसकी डेप्थ मानी जाती है। ठीक है, इतनी इसकी डेप्थ है। और इसको अगर आप मेजर पार्ट्स बोलते हैं कॉन्टिनेंटल या कोस्टल लैंड्स के इंडियन ओशन के, ये ब्लॉक माउंटेन से बने हैं, जिसको मैंने कहा था गोंडवाना ब्लॉक से। ठीक है, गोंडवाना ब्लॉक जो कि आपको मालूम है, जब हमने नॉर्दर्न प्लेट्स के बारे में बात की थी उसमें बात की थी, गोंडवाना लैंड से बने हुए हैं, आर कॉम्पैक्ट एंड सॉलिड। ठीक है, एरिया कितना कवर करता है, एरिया ऑब्वियसली हमने डिस्कशन किया था 70.56 स्क्वायर माइल किलोमीटर, स्क्वायर माइल्स का। ठीक है, एरिया जो है ये कवर करता है। ठीक है, समझ गए ये बात हम। अब इसमें जब हम बात करेंगे नेक्स्ट, ये लिख दे रही हूँ मैं, अब इससे कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, इतना एरिया कवर करता है। इसमें जब हम बात करते हैं ईस्ट इंडीज़ की, बॉर्डर्ड बाय फोल्ड माउंटेन चेन्स। अब इसमें मैडागास्कर की जब हम बात करते हैं, श्रीलंका की बात करते हैं, तो सबसे बड़े आइलैंड्स हैं, इनके ऊपर सवाल आ जाता है भैया, है ना। इंडियन ओशन के सबसे बड़े आइलैंड्स कौन से हैं, तो श्रीलंका और मैडागास्कर है, सबसे बड़े आइलैंड्स माने जाते हैं। जबकि आप बात करते हैं ज़ांज़िबार की, कोमोरो की, रीयूनियन की, सीशेल्स की या प्रिंस एडवर्ड की, क्रोसे की, इनकी जब बात की जाती है, सेंट पॉल्स की, रॉडरिच की, मालदीव्स की, लॉकेडीव की, अंडमान निकोबार, क्रिसमस, ये कैटेगरी ऑफ स्मॉलर एंड टाइनी आइलैंड्स आते हैं, इतने नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, सबसे बड़े आइलैंड्स कौन से हैं ये पूछे जाते हैं, इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि जो सेशल्स हैं वो सेशल्स कहाँ पर पड़ते हैं, ये पूछ लिया जाएगा। मालदीव कहाँ पड़ता है, इस तरह के क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। इंडियन सब कॉन्टिनेंट की जब हम बात करते हैं तो नॉर्थ डिवाइड करता है इंडियन ओशन को इंटू अरेबियन एंड बे ऑफ बंगाल। ये तो आप जानते हैं कि इंडियन ओशन रीजन जो है वो, अगर आप जाते हैं इंडिया का, अगर हम बात करते हैं, नक्शा बनाते हैं ऐसे, तो इस साइड हमारा आता है बे ऑफ बंगाल, जिसको हम बोलते हैं बंगाल की खाड़ी। इस साइड जो महाराष्ट्र और ये आपके किस साइड आ जाता है, गोवन वोन साइड पे आ जाता है, तो वहाँ आप जानते हैं अरेबियन सी आता है। ठीक है, तो जब हमने ड्रेनेज पढ़ा था इंडियन उसका ड्रेनेज हमने पढ़ा था इंडियन ज्योग्राफी में, तो हमने पढ़ा था कि जो नदियां हैं इंडिया की वो कहाँ ड्रेन करती हैं, उनका ड्रेनेज सिस्टम कैसे है। आपने ये पढ़ा था कि नदियां जो हैं वो ईस्ट फ्लोइंग वेस्ट फ्लोइंग होती है। पेनिनसुलर की जब हमने बात की थी, है ना, पेनिनसुलर में हमने क्या बात की थी कि कुछ नदियाँ जो हैं वो ज़्यादातर नदियाँ हमारी बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं, मात्र सिर्फ 2 नदियाँ हैं जो अरेबियन सी में गिरती हैं। तो ये चीज़ क्लियर हो गई, और ये दोनों जो मिलकर बनते हैं ये पूरा IOR बनाता है, विच इज़ इंडियन ओशन रीजन। ठीक है, अब इसमें एक और चीज़ समझ लो कि साउथ में जब होता है तो ये ओशन वाइड होता है साउथ की तरफ। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, इसको इंडियन ओशन को डिवाइड किया जाता है 3 जोन्स में, और इनकी रीजनल कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे इनको डिवाइड किया गया है। पहली चीज़ क्या है, वेस्टर्न जोन है, जो कि कहाँ से स्टार्ट होती है, अफ्रीकन कोस्ट से और मिड इंडियन ओशनिक रीजन तक जाती है। ठीक है, अगर आप बात करते हैं इसमें बहुत सारे नंबर ऑफ आइलैंड्स आते हैं, और इसकी एवरेज डेप्थ अगर आप बात करते हैं तो 3650 मीटर्स है। इंपॉर्टेंट क्या पूछा जाएगा आपसे कि कितने जोन में डिवाइड किया जाता है ना, वेस्टर्न जोन, सेंट्रल जोन, सदर्न जोन, इस तरह के 3 जोन में डिवाइड किया जाता है। ईस्टर्न जोन जो है सबसे ज़्यादा डीपेस्ट माना जाता है इसका, और इसमें आप मान सकते हैं कि डेप्थ जो है 550 मीटर या 3000 फेंथम्स की होती है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है यहाँ पर आप बात करें तो नैरो है लेकिन स्टीप है, मतलब कॉन्टिनेंटल शेल्फ की अगर आप बात करते हैं तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ, स्टीप कॉन्टिनेंटल शेल्फ आपको यहाँ मिलेंगे। ठीक है, ईस्टर्न जोन में मिलेंगे आपको। वैसे सेंट्रल जोन जो है रिप्रेजेंट करता है मिड ओशनिक रिज को, जो कि टाइनी आइलैंड्स जो हैं वो स्मॉल आइलैंड्स जो हैं इसमें ज़्यादातर पाए जाते हैं। अब आपको क्या पता चल गया, 3 हमने वेस्टर्न, ईस्टर्न और सेंट्रल की है, जिसमें से ईस्टर्न की अगर हम बात करते हैं तो ईस्टर्न सबसे ज़्यादा गहरा अगर कहीं पे है तो सबसे ज़्यादा ईस्टर्न है, और कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है यहाँ के सबसे ज़्यादा स्टीप है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं माउंटेन रेंज पे। माउंटेन रेंजेस जब हम बात करते हैं तो आपको मालूम है माउंटेन रेंज, माउंटेन सिस्टम एंड रिजेस, ये 3 पार्ट पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, हम अभी आगे जाके जो हमारी बड़ी माउंटेन रेंजेस हैं उनके ऊपर भी डिस्कशन करने वाले हैं, जैसे उरल है, एंडीज़ है, हिमालय है, लेकिन फिलहाल हम बात कर लेते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, माउंटेन रिज जो होती है वो रेफर करती हैं किनको, माउंटेन्स जो कि ओरिजिनेट करते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ लोकल फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग। ठीक है, रिजेस का फॉर्म होती है, रिजेस फॉर्म होती है
जब माउंटेन आप कह सकते हैं ओरिजिनेट करते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ लोकल फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग, ठीक है। जनरली अगर आप बात करते हैं द स्लोप ऑन वन साइड ऑफ द रिज इज स्टीप इन कॉन्ट्रास्ट to the moderate slope on the other side. In case of Himalaya, the southern slope is steeper compared to the northern slope. अब रिज में आपको क्या पता है, रिज में आपको ये पता है कि बाकी एक साइड पे अगर आप देखते हैं तो एक साइड में जैसे ऐसे बना दो आप माउंटेन, ठीक है, और एक साइड में आप ऐसे 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 कर दो, मतलब ये थोड़ा सा स्टीप नहीं है, मतलब ऐसे कर दो, चलो ठीक है। तो इस तरह का अगर माउंटेन आप बना रहे हो, इस तरह का अगर माउंटेन आप बना रहे हो तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये जो है ये रेगुलर है, ये ठीक है, ये इतना स्टीप नहीं है, ठीक है। आपका जो स्लोप है वो ठीक ठाक है, मतलब ऑलमोस्ट कंपेयर नॉर्दर्न स्लोप जो है वो मॉडरेट सा है, लेकिन ये जो है जिसको आप कहते हैं बिल्कुल खड़ी चढ़ाई जिसको आप कहते हैं, है ना, कि आप बोल सकते हैं बिल्कुल इस तरह का एकदम जो 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 झुकाव है पहाड़ का, उसको आप क्या कहेंगे, बिल्कुल 90 डिग्री नहीं होता है, लेकिन हाँ आप इसको बोल सकते हैं बिल्कुल खड़ी चढ़ाई जो है, इसको आप बोलेंगे क्या, बहुत ज़्यादा स्टीप स्लोप। तो अगर हम हिमालयास की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, रिज में ज़्यादातर क्या होता है, एक साइड का जो स्लोप है वो बहुत ज़्यादा खड़ा हुआ होता है और बाकी का जो होता है वो नॉर्मल मॉडरेट सा स्लोप होता है। हिमालयास में अगर आप देखते हैं तो साउथ स्लोप जो है वो कंपेरेटिवली स्टीपर माना जाता है कंपेयर टू अदर स्लोप, जो नॉर्दर्न स्लोप है वो मॉडरेट माना जाता है, ठीक है। सम केसेस में अगर आप देखेंगे तो रिजेस में एसिमेट्रिकल स्लोप्स भी हो सकते हैं, मतलब दोनों ही साइड पे अगर आप देख सकते हैं तो एसिमेट्रिकल हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एक साइड का अगर स्लोप बहुत ज़्यादा गहरा है, स्टीप है, तो दूसरे साइड का मॉडरेट ही हो सकता है बिल्कुल ही खड़ी चढ़ाई दोनों साइड पे भी हो, या हो सकता है दोनों का ही थोड़ा थोड़ा मॉडरेट हो, इस तरह का भी रिज में हो सकता है, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, तो अब माउंटेन रेंज देखो, माउंटेन रेंज और माउंटेन सिस्टम में क्या डिफरेंस होता है। सबसे बड़ी बात होती है, जैसे माउंटेन रेंज को बात कर सकते हैं, सीरीज ऑफ रिजेस होती हैं, ठीक है, सीरीज ऑफ रिजेस होती हैं जो कि अगर आप बात करते हैं ओरिजिनेट करती हैं, सेम एज होती है उनकी, सेम जगह से ओरिजिनेट करती हैं और सेम प्रोसेस से वो गुजरती हैं, ठीक है, तो आप उनको कहेंगे माउंटेन रेंज, ठीक है। अब जैसे आप बोलेंगे एंडीज जो है माउंटेन रेंज है, हिमालय जो है वो माउंटेन रेंज है, ठीक है, तो आपको मालूम है कि सीरीज ऑफ रिजेस जो है वो एक साथ आ रही हैं और सेम एज से गुजर रही हैं और सेम प्रोसेस ऑफ वेदरिंग से भी वो गुजरी हैं, ठीक है। ज़्यादा प्रोमिनेंट या कैरेक्टरिस्टिक फीचर माउंटेन रेंज का क्या होता है, वो लॉन्ग और नैरो एक्सटेंशन होता है उनका, ठीक है। जैसे मैंने कहा हिमालय अगर माउंटेन की बात करते हैं, हिमाद्री रिज है, हिमाचल रिज है, शिवालिक रिज है, ये हमने कहाँ पढ़ा था, हमने जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे थे तब हमने इन तीनों के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने इनर हिमालय, आउटर हिमालय सबके बारे में पढ़ा था। आउटर हिमालय कौन सा है, शिवालिक रिज कहलाती है ना, तो इनके बारे में हमने पढ़ा था। ये सारी रिजेस हैं, लेकिन ये किस रेंज का हिस्सा है, हिमालयन रेंज का हिस्सा है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे माउंटेन सिस्टम। अब माउंटेन सिस्टम क्या होते हैं, ये आप कह सकते हैं ग्रुप ऑफ माउंटेन रेंजेस जो कि सिंगल पीरियड में बनते हैं। सिंगल पीरियड मतलब रिज समझ में आ गई, रिज किसको बोलते हैं। अब रिज मतलब एक साइड स्लोप है, एक साइड पे आपको मालूम है कि कैसे वो उसका जो फॉर्मेशन है रिज का वो आपके समझ में आ गया, एक साइड पे स्टीप है, जरूरी नहीं है हालांकि, लेकिन मैक्सिमम टाइम ऐसा ही होता है, ठीक है। उसके बाद जब हम उसको आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, जब बहुत सारी रिजेस होंगी एक साथ होंगी, कंटिन्यूस उसमें होंगी, नैरो डायमेंशन में होंगी, तो क्या बनाती है, एक रेंज फॉर्म करती हैं। रेंज जो है वो उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सेम है, एक ही टाइम पे वो बिल्टअप हुई हैं, बनी है, और एक ही तरह का जो वेदर कंडीशंस है उन्होंने इंड्योर किया है, ठीक है। ये हो गया आपका किसकी बात, आपके माउंटेन रिजेस और रेंज की बात। अब सिस्टम में क्या होता है, ये बेसिकली क्या होती है, इसमें अलग अलग प्रकार की माउंटेन रेंजेस आती हैं, ग्रुप होता है अलग अलग माउंटेन रेंजेस का, ठीक है, जो कि फॉर्म होता है सिंगल पीरियड में, एक ही पीरियड में होता है, सिमिलर होता है फॉर्म में, स्ट्रक्चर एक्सटेंशन में। इसको आप माउंटेन सिस्टम बोलते हैं। मतलब क्या, बहुत सारी रिजेस जो है मिलके क्या बनाती हैं, कंटिन्यूस फॉर्म में जब होती है वो माउंटेन रेंज बनाती हैं, और बहुत सारे जो माउंटेन रेंजेस हैं जब वो मिल जाते हैं तो एक पूरा माउंटेन सिस्टम बनाते हैं। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि इनका फॉर्म जो होता है वो सिमिलर होता है, स्ट्रक्चर एक्सटेंशन सेम होता है, और ये एक माउंटेन सिस्टम का हिस्सा होती हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं इसमें एग्जाम्पल जो है बेसन रेंज ऑफ नेवाडा जो यूएस में है, या रॉकी माउंटेन सिस्टम की जब हम बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका में, वो बेहतरीन एग्जाम्पल माना जाता है माउंटेन सिस्टम का, ठीक है। ज्यादातर क्वेश्चंस किस तरह से बनते हैं, द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है, जैसे आपको मालूम है कि बाकी जो हम बात करेंगे माउंटेन रेंजेस की, ज्यादातर क्वेश्चन माउंटेन रेंज पे पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे द रॉकी किसका एग्जाम्पल है, तो आपको मालूम है ये माउंटेन सिस्टम का एग्जाम्पल है। और इसमें भी फिर क्या होते हैं, ओल्ड माउंटेन्स होते हैं, जैसे अरावली जो है वो ओल्ड माउंटेन है, यंग फोल्ड माउंटेन्स हमारे यहाँ कौन से कहते हैं, हिमालय कहलाते हैं, ठीक है। तो आपको ये मालूम है लॉन्गेस्ट जो है वो कौन से है, वो एंडीज है, ठीक है। तो इनके ऊपर हम इस तरह से पढ़ाई आगे करेंगे।
नाउ माउंटेन चेन की जब हम बात करते हैं तो एक और चीज़ समझो, इसमें माउंटेन चेन में ये कंसिस्ट करती है माउंटेन रेंजेस जो कि डिफरेंट साइजेस की होती हैं और अलग अलग पीरियड में बनी होती हैं, ठीक है। इनके फॉर्मेशन का टाइम जो है अलग है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। साइज जो है वो तो इनकी अलग है ही, डिफर करती ही है साइज में, इनके फॉर्मेशन का जो टाइम ड्यूरेशन है वो भी बिल्कुल अलग अलग है। नाउ इसमें से एक और चीज़ आप समझ लीजिए, इसमें कॉर्डिलेरा करके एक टर्म है जिसका मतलब है कम्युनिटी ऑफ माउंटेन्स की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, जिसमें जो इंक्लूड करती हैं, जिसमें रिजेस भी आ जाती हैं, रेंजेस भी आ जाती हैं, चेन्स भी आ जाते हैं और माउंटेन सिस्टम भी आ जाते हैं। कई बार इसमें के भी क्वेश्चन पूछा जाता है दैट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, व्हाट डू यू मीन बाय कॉर्डिलेरा, ठीक है। तो कॉर्डिलेरा में आप क्या समझे, जो भी हमने अभी तक पढ़ा है, चाहे वो रिज है, चाहे वो रेंज है, चाहे वो सिस्टम है, चाहे चेन है, वो सब कुछ उसमें आ जाता है कॉर्डिलेरा में, ठीक है। इसका एग्जाम्पल जो है अगर आप बात करते हैं तो वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका में अगर हम बात करते हैं तो वेस्टर्न कॉर्डिलेरा जो है इसका बेस्ट एग्जाम्पल माना जाएगा, ठीक है। तो आपको अब कंफ्यूजन नहीं है, मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस पे कंफ्यूजन होते हुए देखा है मैंने, कि उनको ये समझ में नहीं आता कि उनसे पूछा जाए द डिफरेंस बिटवीन माउंटेन रेंज या माउंटेन सिस्टम के बीच का डिफरेंस नहीं बता पाते वो, माउंटेन रेंज और माउंटेन चेन के बीच का डिफरेंस नहीं बता पाते वो, और इनका एक जो यूनिफाइड टर्म है वो भी नहीं पता होता है, ठीक है। तो आपको ये जो समस्याएं हैं ये दूर हो गई हैं, इसमें से जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी आपको क्लियर हो गए हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि एंडीज क्या है, या आपसे पूछा जा सकता है वेस्टर्न कॉर्डिलेरा जो है वो किसका एग्जाम्पल है, तो कॉर्डिलेरा अपने आप में क्या है आपसे ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई हैं। नाउ लेट्स कम टू लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंजेस कौन सी हैं दुनिया में, हम उनके ऊपर बात कर ले। साउथ अमेरिका की जैसे मैंने कहा कि एंडीज सबसे लंबी मानी जाती है, एंडीज माउंटेन चेन आप ये देखिए यहाँ तक गई है, ठीक है। अगर आप इसको देख पा रहे हैं तो पूरा एंडीज है, ठीक है। अब एंडीज में अपन समझ लेते हैं, एंडीज तकरीबन 7000 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। 7000 किलोमीटर लंबी कौन से माउंटेन चेन है, एंडीज है। रॉकीज की अगर हम बात करते हैं तो 4830 किलोमीटर लंबी है रॉकी। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है वो 3500 किलोमीटर लंबी है। ट्रांस एंटार्क्टिक जो है माउंटेन वो 3500 किलोमीटर लंबी है। ओरल माउंटेन्स जो है वो 2500 किलोमीटर लंबे हैं। एटलस माउंटेन जो है 2500 किलोमीटर लंबे हैं, ठीक है। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं किसके, जो इंपॉर्टेंट है आप ये समझ लीजिए, ज़्यादातर एंडीज पे, रॉकीज पे क्वेश्चन बनते हैं, ओरल माउंटेन्स पे पूछ लिया जाता है, एटलस माउंटेन पे भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अपने हिमालय की अगर हम बात करते हैं, ठीक है। तो हिमालय अपना जो है सबसे इंपॉर्टेंट अपने लिए माना जाता है। हिमालय की भी बहुत लंबी मानी जाती है, तकरीबन 2400। इस जो टॉप मोस्ट जो हम माउंटेन रेंजेस की बात कर रहे हैं इसमें भारत की 3 आएंगे, इसमें हिमालय पढ़ेंगे हम, वेस्टर्न घाट्स पढ़ेंगे हम और अरावली पढ़ेंगे। अरावली जैसे मैंने आपसे कहा कि सबसे पुरानी प्राचीन अगर आप बात करते हैं तो उनमें से है, ठीक है, सबसे पुरानी माउंटेन रेंज है। जैसे आएगी देखिए एल्टाई माउंटेन जो है 2000 किलोमीटर के आसपास है। वेस्टर्न घाट हमारे आ गए जो 1600 किलोमीटर है। वेस्टर्न घाट अगेन जैसे आपने अभी साउथ अमेरिका का नक्शा देखा ना, एंडीज नहीं जाते हैं, वैसे वैसे यहाँ पे हमारे वेस्टर्न घाट्स आते हैं, ठीक है, हमारे वेस्टर्न घाट्स आते हैं। और सबसे ज़्यादा आपको मालूम है कि हमारी यूनिसेफ की अगर आप बात करते हैं तो हेरिटेज साइट में आते हैं सबसे ज़्यादा इंडेंजर्ड स्पीशीज़ जो है फ्लोरा फौना की आपको इंडिया के वेस्टर्न घाट्स में मिलेंगी, जिनका नाम सह्याद्री या नीलगिरी या काफ़ी सारा कोरोमंडल हिल्स में भी जाना जाता है, ठीक है। एल्प्स जिनके बारे में आप जानते हैं, स्विस माउंटेन 1200 किलोमीटर्स हैं। इसके बाद ड्रेकन्सबर्ग जो है वो 1125 किलोमीटर है। अरियावली रेंजेस जो है वो 800 किलोमीटर है और ये तकरीबन ऊपर की साइड आती है, यहाँ पे आती हैं, ठीक है, दिल्ली राजस्थान उस एरिया के आसपास आती हैं। अब हम बात कर लेते हैं दी एंडीज की। एंडीज हमें मालूम है, अभी हम देख ही चुके हैं, लोकेशन हम उसकी समझ चुके हैं, और एक चीज़ हम समझ गए हैं कि सबसे लॉन्गेस्ट रेंज है, ठीक है, ये भी हम डिस्कशन कर चुके हैं इसका, ठीक है। कितनी लंबी है वो भी हम बात कर चुके हैं, 7000 के आसपास उसकी हमने पढ़ा, उसका जो लंबाई है उसकी वो हमने पढ़ी, ठीक है, इतने किलोमीटर्स में वो फैली हुई है। नाउ एंडीज जो है लॉन्गेस्ट कॉन्टिनेंटल माउंटेन रेंज है इन द वर्ल्ड। एंडीज को आप सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन रेंज भी बोल सकते हैं एशिया के बाद, जिसकी एवरेज हाइट 4000 मीटर है, ठीक है। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट अगर आप बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा पीक्स किसमें है, हिमालय में मिलती हैं, ठीक है। और एंडीज आप हिमालय के बाद अगर किसी का नाम लेते हैं जिसकी सबसे हाईएस्ट पीक्स हैं तो 4000 मीटर के आसपास की एवरेज हाइट है यहाँ की पीक्स का, मतलब बहुत ऊंचे माउंटेन्स हैं, ठीक है। इसमें अगर आप हाईएस्ट पीक की बात करते हैं, देखो ये वही चीज़ें लिखी हैं जिन पे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है, तो पढ़ाई बढ़िया से करना। ये वो चीज़ है, हाईएस्ट पीक अगर बात करते हैं तो माउंट
एकानकागुआ की है, ठीक है। एकानकागुआ की अगर आप हाइट की बात करते हैं तो सबसे ऊंचा है ये, वॉल्केनिक ओरिजिन है, पर आज की डेट में डोरमेंट है। मतलब क्या, ओरिजिनली देखा जाए तो वॉल्केनिक माउंटेन था ये, लेकिन आज की डेट में मतलब इसमें जो हुआ होगा, जो इरप्शन हुआ होगा वो कई सालों पहले हुआ होगा, तो इसकी वजह से आज की डेट में हम इसको मानते हैं कि फिलहाल ये डोरमेंट है। अभी इसमें कोई भी ऐसी जो आप गतिविधि कहते हैं इरप्शन वगैरह की या मैग्मा फ्लो की, वो नहीं हुई है, ठीक है। तो आप इसको कह सकते हैं, इसकी जो हाइट है वो तकरीबन 7000 मीटर आप समझ सकते हैं, 6962 मीटर के आसपास है। सॉरी, किलोमीटर बोल रही थी मैं, मीटर में नापा जाता है, ठीक है। तो 7000 मीटर के आसपास इसकी हाइट है, और रेंज भी जो है 7000 मीटर, 7000 उसमें फैला हुआ है ये। नाउ इसमें जब हम बात करते हैं, हाईएस्ट वोल्केनो जो है वो भी एंडीज में ही है, ठीक है। मतलब नहीं, सॉरी मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, इसमें हाइट जो है ऑब्वियसली मीटर्स में नापी जाती है, लेंथ जो है किलोमीटर्स में नापी जाती है। हाइट जो है इसकी 6962 जो कि 7000 मीटर में है, वो हाईएस्ट है, और लेंथ भी जो है इसकी वो 7000 किलोमीटर में है, ठीक है। कंफ्यूजन तो नहीं है, मुझे ही कंफ्यूजन हो गया था थोड़ा, वो मीटर किलोमीटर मीटर किलोमीटर में, तो ठीक हो गया, ठीक है। अब हाईएस्ट वॉल्केनोज जो है वो एंडीज में पाए जाते हैं पूरे विश्व के। नाउ नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम ओरल माउंटेन्स पे। इनकी बात जब हम करते हैं तो ये रन करते हैं अप्रॉक्सीमेटली फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ थ्रू वेस्टर्न रशिया, और कहाँ पे है ये, कोस्ट ऑफ आर्कटिक में आते हैं, ओशन टू उरल रिवर और नॉर्दर्न वेस्टर्न कजाकिस्तान में ये पड़ते हैं, ये इनकी लोकेशन है, ठीक है। अब इनको आप बात कर सकते हैं तो कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंटल कोलिजन जब हुआ था उस टाइम पे हुए थे। लॉरेशियन जब हमने बात की लॉरेशिया की, तो मैंने आपको बताया था जो नॉर्दर्न ड्रिफ्ट की बात की थी उसमें, ठीक है। तो सुपर कॉन्टिनेंट लॉरेशिया जो हुआ था, जब यंग एंड वीक कॉन्टिनेंट ऑफ कजाकिस्तान से मिला था, उस टाइम पे ये बने थे, उस टाइम पे इनका फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। इसके बाद जब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं एटलस माउंटेन्स की, तो ये माउंटेन कहाँ है, ये माउंटेन रेंज करते हैं नॉर्थ वेस्टर्न स्ट्रेच ऑफ अफ्रीका में, ठीक है। अफ्रीका में पड़ते हैं ये, और एक्सटेंड कितना करते हैं, 2500 किलोमीटर, जिसको आप कह सकते हैं 1600 माइल्स, ठीक है। किससे, अल्जीरिया से, मोरक्को और ट्यूनीशिया। हाईएस्ट पीक जो है इसकी, वो कई बार पूछ लिया जाता है, टॉपकाल, और इसके ऊपर क्वेश्चन किस तरह के बनते हैं, नॉर्मली आपसे हाईएस्ट पीक पूछी जाती है और आपसे कहा जाता है कि माउंटेन रेंजेस को आप मिलाइए, ठीक है। अब इसकी जो है हाईएस्ट पीक जो है वो कितनी ऊंची है, 4165 मीटर्स है, और कहाँ पे पड़ती है, साउथ वेस्ट में पड़ती है, मोरक्को के, ठीक है। ये माउंटेन्स जो है कब मिले थे, जब वर्ल्ड में आपको क्या हुआ था, कॉन्टिनेंट्स जो है आपस में कोलाइड किए थे, और कौन सा कॉन्टिनेंट, अफ्रीका और यूरोप। अब कोलिजन की जब बात हो रही है तो ऑफ कोर्स यू अंडरस्टैंड कि वी आर टॉकिंग अबाउट मिलियन ऑफ ईयर्स अगो, ठीक है। तो ये समझ में आ गया है। और अब आते हैं हम अपने प्यारे हिमालय पे, ठीक है। हिमालय जो है आपको मालूम है कि दुनिया की सबसे ऊंची जो पर्वत शैली मानी जाती है, उसके अलावा जो दुनिया का सबसे हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट, वो हिमालय पे है। उसके अलावा जब आप बात करते हैं तो आपको मालूम है बहुत सारे जो हाईएस्ट ऑफ द पीक्स हैं वो हिमालय में है, ठीक है। K2 की बात कर लीजिए, नंगा पर्वत की बात कर लीजिए, सब कुछ बहुत बड़े ऊपर आते हैं। अगर आप वेस्टर्न एंकर की बात करते हैं, नंगा पर्वत उसको कहते हैं, कहाँ लाई करता है वो, साउथ ऑफ नॉर्थ मोस्ट बेंड ऑफ इंडस रिवर, ठीक है। ईस्टर्न में अगर आप बात करते हैं तो नमचा बरवा जो है वो है, ठीक है। और अगर आप बात करते हैं जस्ट वेस्ट ऑफ द ग्रेट बेंड ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर, जिसको चाइना में क्या बोला जाता है, सांगपो रिवर बोला जाता है, ठीक है। तो वहां पे पड़ता है, ये दो चीजें क्लियर हुई। नंगा पर्वत कहाँ पड़ता है, साउथ ऑफ नॉर्थ मोस्ट बेंड पे मिलता है इंडस रिवर के, और ईस्टर्न एंकर जो है नमचा बरवा इसका कहलाता है, वो कहाँ मिलता है आपको, ग्रेट बैंड ऑफ ब्रह्मपुत्र पे, ठीक है। इसकी जो रेंजेस हैं वो कितनी वैरी करती है, फ्रॉम 400 किलोमीटर्स इन द वेस्ट टू 150 किलोमीटर्स इन द ईस्ट। और इसके कितने पार्ट हैं वो हम डिस्कशन कर ही चुके हैं। इसमें हिमाद्री रेंज, शिवालिक रेंज, ये सब आप जानते हैं, इसको हम और थोड़ा सा पढ़ लेंगे। हिमालय जो है वो वर्ल्ड के यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन्स हैं, ठीक है, यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन रेंजेस हैं ऑन द प्लैनेट, एंड कंसिस्ट किससे करते हैं, मोस्टली ऑफ द अपलिफ्टेड सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब हम आ जाते हैं एल्प्स पे। एल्प्स में हम बात कर लेते हैं जो कि सबसे खूबसूरत आपको कहा जाता है ना स्कीइंग डेस्टिनेशन इन द वर्ल्ड, तो कहा जाता है स्विस एल्प्स, ठीक है। तो स्विस एल्प्स में अगर आप बात करते हैं तो अफ्रीकन एंड यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स जब आपस में कोलाइड हुई थी तब एल्प्स जो थे वो बने थे, ठीक है। और एक्सट्रीम फोल्डिंग कॉज्ड बाय द इवेंट रिजल्टेड इन मरीन सेडिमेंट्री रॉक्स राइजिंग बाय थ्रस्टिंग एंड फोल्डिंग इनटू द हाई माउंटेन पीक सच एज मोबला। मोबला पीक अगर आप बात करते हैं तो 4110 मीटर्स की है, फ्रेंच इटालियन बॉर्डर में है, और बहुत फेमस मानी जाती है। मतलब जितना हम माउंट एवरेस्ट के बारे में हम जानते हैं ना, वैसे ही मोबला पीक जो है बहुत फेमस मानी जाती है दुनिया में, और ये आती है एल्प्स में, ठीक है। मोबला एक बहुत फेमस पेन का भी ब्रांड है, मालूम है आपको।
खैर, अब एल्पाइन रीजन में हम समझ लेते हैं। एल्पाइन रीजन जो कंटेन करता है, इसमें हंड्रेड्स ऑफ पीक्स हैं जो कि 4000 मीटर से ज़्यादा हैं, ठीक है, 4000 मीटर से ज़्यादा है। इसको 4000er भी बोला जाता है इसी कारण में। कई बार क्वेश्चन जो है वो इस तरह का पूछा जाता है, विच रेंज इज नोन एज 4000ers, तो आपको मालूम होना चाहिए कि वो है एल्प्स, क्योंकि उसमें 100 से ज़्यादा पीक्स हैं जिसकी जो हाइट है वो 4000 मीटर के आसपास है, ठीक है। और एक इंटरेस्टिंग बिट मैंने और लिखी है यहाँ पे कि हाईएस्ट नोन माउंटेन अगर आप मानते हैं सोलार सिस्टम का, ठीक है, ये अर्थ की बात नहीं हो रही है, सोलार सिस्टम की बात करते हैं, तो ओलंपस मॉन्स है जो कि मार्स पे है, ठीक है। इसकी एलिवेशन में हाइट अगर आप बात करते हैं तो मीटर की बात नहीं हो रही, किलोमीटर की बात हो रही है। 26 किलोमीटर इसकी हाइट है फ्रॉम द सरफेस, मतलब अगर आप सरफेस से काउंट करते हैं तो 26 किलोमीटर। कितना ख़राब माउंटेन बनाया मैंने, चलो ये मान गया, ठीक है। 26 किलोमीटर का एलिवेशन है इसका। क्या नाम है इसका? ओलंपस मॉन्स, जो कि कहाँ पर है? मार्स में है। और हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो भी इसको माना जाता है सोलार सिस्टम का, ठीक है। तो ये एक एडेड इंटरेस्टिंग बाइट था जो आपके लिए मज़ा आया होगा आपको पढ़ के, ठीक है। नाउ अब हम समझ लेते हैं वोल्केनो के बारे में, ठीक है। वोल्केनो मतलब इतनी सारी बातें हम सुन रहे हैं, हमने सॉइल के बारे में जब पढ़ा तो हमने पढ़ा कि इग्नियस सॉइल कैसे फॉर्म होती है, वोल्केनो में से मैग्मा बाहर आता है। तो अब हम पढ़ रहे हैं वोल्केनो क्या होता है। वोल्केनो बेसिकली एक वेंट या फिशर होता है जो कि क्रस्ट में फॉर्म होता है, जहाँ से लावा या मोल्टन रॉक या गैसेज जो है वो बाहर निकलती हैं, एशेज वगैरह बाहर निकलती हैं, ठीक है। रॉक फ्रेगमेंट होता है, इरप्ट होता है फ्रॉम द मैग्मा चेंबर बिफोर द सर्फेस। ये तो मैंने आपको डायग्राम बताया था, कितना बेहतरीन डायग्राम बनाया था मैंने, ठीक है, उसमें मैंने आपको बताया था। और वोल्केनिज्म क्या होता है? बेसिकली फॉर्मेशन होता है या फिनोमिनल होता है जो कि इरप्शन होता है मोल्टन रॉक्स का, और इसमें आप बात करते हैं पायरोक्लास्टिक्स एंड वोल्केनिक गैसेस टू द सर्फेस थ्रू अ वेंट। मतलब ये जो वेंट है, जैसे यहाँ पे देख रहे हो ना, एक वेंट या फिशर जैसा बना हुआ है, इससे जो भी मोल्टन गैसेस हैं वो फूट के बाहर आ रही हैं और फ्लो कर रही हैं, और ये मैग्मा जो है वो नीचे फ्लो कर रहा है, और यहाँ पे जहाँ वो जम रहा है उसको इग्नियस रॉक्स में तब्दील कर रहा है विद द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग ओवर द थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, ठीक है। कॉजेस क्या होते हैं भैया वोल्केनिक इरप्शन के, ये भी समझ लो। ह्यूज टेम्परेचर डिफरेंस जब होता है, ठीक है, बिटवीन द इनर लेयर एंड द आउटर लेयर ऑफ अर्थ ड्यू टू डिफरेंशियल अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। ये कारण हुआ कि बाहर की लेयर और अंदर की लेयर में जो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा उस टाइम पे होता है। यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस राइज क्या करता है? कन्वेंशनल करंट को राइज करता है इन द मेंटल, ठीक है। और ये कन्वेक्शन करंट्स क्या करते हैं? ये कन्वेक्शन करंट्स इन द मेंटल क्रिएट कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट बाउंड्रीज जो कि वीक जोन्स होते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है? बेसिक डिफरेंस समझ में आया। बेसिक मतलब समझो कि जब डिफरेंस आएगा टेम्परेचर में, उस टाइम पे प्रेशर बिल्टअप होता है और वो कन्वर्जन करंट जो होते हैं, कन्वेक्शन करंट जो होते हैं मेंटल में, वो इसको पुश करते हैं, ठीक है। अब द डाइवर्जेंट बाउंड्री मोल्टन, सेमी मोल्टन एंड समटाइम्स गैसियस मटेरियल अपीयर्स ऑन अर्थ एट द फर्स्ट अवेलेबल अपॉर्चुनिटी। तो जैसे ही कोई वेंट या दर्रा या कोई फिशर दिखता है तो ये जो चीज़ें अंदर वो हो रही हैं, कंडेंस हो रही हैं, वो क्या हुआ? कन्वेक्शन करंट की वजह से वो बाहर की तरफ जैसे ही उनको वो मिलता है रिलीज होने की कोशिश करती हैं वो गैसेज या वो हीट जो ट्रैप्ड है ना, वो बाहर निकलने की कोशिश करती हैं। तो फर्स्ट अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज। अर्थक्वेक जो है वो एक्सपोज क्या कर लेते हैं? फॉल्ट जोन को कर लेते हैं, जिसमें मैग्मा जो है फिशर टाइप वोल्केनो में सबसे पहले बाहर आता है, ठीक है। ये जैसे आपको ये अर्थक्वेक जो है ये फिशर बना देते हैं ना, इसमें भी बाहर आ जाता है, ठीक है। कन्वर्जन बाउंड्रीज में अगर हम बात करते हैं तो सबडक्शन ऑफ द डेंसर प्लेट क्रिएट मैग्मा एट द हाई प्रेशर व्हिच विल एस्केप टू द सर्फेस इन फॉर्म ऑफ वायलेंट इरप्शन। और ये कई बार क्या होता है? फिशर टाइप वोल्केनो में तो उस तरह बाहर आ गया। कन्वर्जेंट उसमें बात करते हैं बाउंड्री में, तो क्या होता है? सबडक्शन जब होता है डेंसर प्लेट्स का तो वो क्या करता है? मैग्मा क्रिएट करता है और हाई प्रेशर में क्रिएट करता है। तो उस टाइम पे क्या होता है? वो फिर फूट के, लावा जो है वो फूट के बाहर आता है, एक्सप्लोसिव वे में बाहर आता है, वायलेंट इरप्शन के रूप में बाहर आता है, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब इसमें एक और चीज समझ लो कि जब हम बात कर रहे हैं इसमें डिवीजन क्या क्या होते हैं। वोल्केनिक लावा टाइप समझ लो, ठीक है। मैग्मा जो है वो कंपोज किससे होता है? मोल्टन रॉक से। लावा मैं बार बार बोल रही हूँ, मैग्मा है ना, मोल्टन रॉक से होता है, जो कि स्टोर किया जाता है कहाँ पे? अर्थ क्रस्ट में जो भरा हुआ है। आपको मालूम है कि हमारी जो है अर्थ क्रस्ट जो है वो गुई फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है ना, तो वो जो है मैग्मा वो मोल्टन रॉक फॉर्म में होता है। लावा जो होता है वो मैग्मा होता है जो रीच करता है सरफेस थ्रू वोल्केनिक वेंट, है ना। मैग्मा ये अंदर निकला, ये जो अंदर है यहाँ पे भरा हुआ, ये मैग्मा है, ठीक है। और ये लावा जो है
वो जो बाहर आया, इरप्ट हुआ उसको हम बोलेंगे वोल्केनिक वेंट से, उसको हम बोलेंगे लावा। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं एंडेसिटिक या एसिडिक या कंपोजिट को, या फिर उसको क्या बोला जाता है, स्ट्रैटो वोल्केनिक लावा। ठीक है, ये लावा जो होते हैं विस्कस होते हैं विथ हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, लाइट कलर्ड होते हैं, लो डेंसिटी के होते हैं। ठीक है, एंड हैव हाई परसेंटेज ऑफ सिलिका, इनमें सिलिका की परसेंटेज ज्यादा होती है, जो कि एसिडिक लावा होते हैं। ठीक है, और ये स्लोली फॉर्म करते हैं और इनको आप कह सकते हैं सेल्डम ट्रैवल फार बिफोर सॉलिडिफाइंग, और इनका जो इरप्शन है वो कंपैरेटिवली स्लो होता है, स्लोली फॉर्म करते हैं, स्लोली बहते हैं, एकदम इरप्ट नहीं होते ये, और ये धीरे धीरे बहुत दूर तक नहीं जा पाते और उसी एरिया में आसपास सॉलिडिफाई हो जाते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट जो है वो बेसिक बेसाल्ट या आप कह सकते हैं बेसाल्टिक या शील्ड लावा है। ठीक है, ये सबसे ज्यादा गर्म लावा कहलाता है, हॉटेस्ट लावा होता है, जिसका टेम्परेचर आप मान सकते हैं, ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, विच इज द हॉटेस्ट लावा, सो यू शुड नो इट इज बेसाल्टिक या शील्ड लावा। ठीक है, 1000 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर होता है और इसमें हाईली फ्लूइड होता है ये। ठीक है, ब्लैक कलर्ड बसाल्ट होता है, रिच होते हैं आयरन और मैग्नीशियम में, और पुअर होते हैं सिलिका में। पहला वाला जो अपन ने पढ़ा वो सिलिका में, कंपोजिट लावा जो था वो सिलिका में ज्यादा रिच था, ये जो है ये आयरन और मैग्नीशियम में ज्यादा रिच होते हैं। और ये जो है ये वेंट क्वाइटली एंड आर नॉट वेरी एक्सप्लोसिव, ये भी जो है ये धीरे से आते हैं, मतलब ये एकदम आपको बहते हुए दिखेंगे, जैसे ये आपको दिखा होगा, कई बार आपने नेशनल ज्योग्राफिक में देखा होगा, ये जो फूट के बाहर आ रहा है इसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये एक्सप्लोसिव बस्ट नहीं होता है, इसका धीरे धीरे बस्ट होता है। और ये लास्ट जो हम पढ़ने वाले हैं अब, टाइप्स ऑफ वोल्केनो बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ इरप्शन। इसमें समझो एक्टिव वोल्केनो जो है, मतलब एक्टिव वोल्केनो कौन सा, जो अभी भी इरप्ट करता है अलग अलग इंटरवल में, अभी भी उसमें इरप्शन होता है, फेयरली फ्रीक्वेंट इरप्शंस होते हैं। ठीक है, डोरमेंट वोल्केनो वो है जिसमें इरप्शन हैज नॉट अकर्ड रेगुलरली रिसेंटली, अभी के टाइम पे इस पे रेगुलर इरप्शन नहीं हुआ है, होता था, फिलहाल नहीं हो रहा है, तो अभी आप कहते हैं सोती हुई स्टेज में है ना, स्लीपिंग वोल्केनो भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, अंडरगो लॉन्ग इंटरवल ऑफ डोरमेंसी, मतलब अभी आराम से सोया हुआ है। ठीक है, अब एंशिएंट वोल्केनो नहीं बोलेंगे इसको बोलेंगे एक्सटिंक्ट वोल्केनो, या आप इसको एंशिएंट भी बोल सकते हैं, पर बेटर वर्ड वुड बी एक्सटिंक्ट। ठीक है, एंशिएंट भी बोल सकते हैं, मतलब एक टाइम पे वोल्केनो था, आज की डेट में नहीं है। एक्सटिंक्ट वोल्केनो ये है कि इसमें इरप्शन रिकॉर्ड किया गया है हिस्ट्री में, लेकिन आज की डेट में नहीं है। ठीक है, आज की डेट में इसमें वोल्केनिक इरप्शन नहीं हो रहा है, पूरी तरह से खत्म हो गया है। एग्जाम्पल देख लो, ये समझ में आ रहा है, यहाँ पे देख के समझ में आ जाएगा। ये एक्टिव वोल्केनो है जिसमें से वोल्केनिक इरप्शंस हो रहे हैं, आज भी होते हैं, रेगुलर इंटरवल में होते हैं। ये डोरमेंट वोल्केनो है, यहाँ पे आप देखिए पेड़ पौधे उग गए हैं, तो जाहिर सी बात है कि अगर वोल्केनिक इरप्शन यहाँ पे हो रहे होते तो पेड़ पौधे तो यहाँ पे हो ही नहीं सकते थे, मतलब कई सालों पहले होते थे, पर अभी अब कोई वोल्केनिक इरप्शन इसने नहीं देखा है। ठीक है, और ये हो गया एक्सटिंक्ट वोल्केनो, कभी यहाँ पे ये वोल्केनो था, कभी ये फटता था और कभी इसमें से मैग्मा या लावा जो है फ्लो होकर बाहर आता था, लेकिन अभी अब ये नहीं हो रहा। हिस्ट्री में कभी इस पे पता चला है कि यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन हुआ था। ठीक है, विद दिस वी हैव कम टू एन एंड ऑफ द नेचुरल फिनोमिनन। आई एम श्योर आपको पढ़ के मजा आया होगा, समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। कोई अगर डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। जाहिर सी बात है कि हमने जो पढ़ाई की है, हमने वन शॉट किया है, फटाफट किया है, तो कुछ हो सकता है कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आई हो तो आप बता सकते हैं। वैसे आ गए होंगे, ऐसी कोई रॉकेट साइंस चीज़ें थी नहीं, जितनी इंपॉर्टेंट थी क्वेश्चन की दृष्टि से जो लगता है कि आ सकती हैं, वो मैंने सारी कवर करने की कोशिश की है। बाकी हमारे फेसबुक पे हमसे कनेक्ट रह सकते हो, इंस्टा पे रह सकते हो, टेलीग्राम के माध्यम से रह सकते हो। हमारा चैनल, जब आपको मालूम है, मैग्नेट ब्रेन्स, यहाँ पे कोई भी कूपन वगैरह अप्लाई नहीं करना होता, 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन मिलती है, क्वालिटी एजुकेशन मिलती है और सबको मिलती है। ठीक है, और जितनी भी पढ़ाई है ना आपकी, चाहे वो आपकी क्लास की, स्कूल की पढ़ाई हो, ओलंपियाड की हो, जो भी पढ़ाई आप कर रहे हैं, आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सब कुछ आपको एक ही जगह पे मिल जाएगा, मैग्नेट ब्रेन्स पे। ठीक है, कहीं पे भी जाने की, परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। यूट्यूब पे भी बिल्कुल वैसे ही है, हमारा चैनल है, प्लेलिस्ट है, उसमें आपको सारी डिटेल्स जो है मिल जाएंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ आपको, साथ में आपको पूरा डिस्क्रिप्टिव आपको नोट मिल जाएगा कि कैसा है, आगे कौन सा वीडियो है, पीछे कौन सा वीडियो है, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऑन दिस आई एम साइनिंग ऑफ, थैंक यू सो मच।